नमस्कार, स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं खरा सौदा। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी आशीष आप। और बाजार के लिए आज फिर से एक क्रूशियल सेशन होगा। हालांकि गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है 86 अंक नीचे खुलने के, लेकिन पिछले 4 सत्र से हम देख रहे हैं कि निफ्टी 22,900 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। हालांकि कल हमने 23,000 के भी दर्शन किए, लेकिन उस तेजी को बाजार बरकरार रख नहीं पाया और प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो गया। टैरिफ की चिंताएं बाजार को परेशान कर रही हैं और कल भी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से फार्मा पर, ऑटो पर, सेमीकंडक्टर पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ऑटो पर तो कोई खास इंपैक्ट नहीं आया, लेकिन हमने फार्मा शेयरों में कमजोरी देखी है और एक के बाद बयानबाजियां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो रही हैं और भारतीय बाजारों को समेत एशिया का भी मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हुए कम से कम आज के सत्र में दिख रही हैं। तो आज कौन सी खबरें होंगी जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, वो कौन से शेयर हैं जिनको लेकर न्यूज़ आई है, तमाम चीज़ें हैं आज डिस्कस करने के लिए और कोशिश करेंगे कि अगले 2.5 घंटे में आपको सिलसिलेवार ढंग से हम लेकर आगे बढ़ें और इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक्स पर ट्रेड हम जानें। अपने एक्सपर्ट के जरिए उनसे ये समझेंगे कि आपके लिए बाजार में आज मौके कहां पर बनेंगे। तो ग्लोबल हो या लोकल, हर ट्रिगर पर हमारी पक्की नजर होगी। पहले 4 संकेतों को सामने आपके रखते हैं 4 तस्वीरों के माध्यम से, उसके बाद एक एक करके हम शो में आगे बढ़ेंगे। तो पहली तस्वीर अमेरिका से आई है। आप देखिए वहां पर S&P 500 ने फिर से नया शिखर बनाया है। हालांकि कल की तेजी रही है वो भी बहुत ही हल्की रही है, मतलब नोटिस करने वाली बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी आप देखिए 90 अंक नीचे कारोबार कर रहा है और गिफ्ट निफ्टी नहीं, आज एशिया के तमाम बाजार, एक भी बाजार ऐसा नहीं दिख रहा है जो बड़ा बाजार हो, चाहे कोरिया, चीन, हांगकांग या फिर जापान, हर तरफ आज हम कमजोरी देख रहे हैं। एक चिंता बाजार के लिए लगातार है, वो है एफआईआईज की बिकवाली। हालांकि कल क्वांटम बहुत छोटा रहा, लेकिन ऐसा कई बार हो चुका है कि क्वांटम छोटा रह रहा है, लेकिन एफआईआईज की बिकवाली थम नहीं रही है। परसों का सत्र एक अपवाद था क्योंकि भारतीय एयरटेल की ब्लॉक डील आई थी, तो हमने 5,000 करोड़ की कैश में बाइंग देखी। वो आंकड़ों के लिहाज से थी, सेंटिमेंट के लिहाज से कोई उसका असर पड़ा नहीं। सोने की बात करें, सेफ हेवन डिमांड लगातार कायम है और रिकॉर्ड स्तर के आसपास सोना कारोबार करता हुआ दिख रहा है। आज फोकस में रहने वाले हैं आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स, क्योंकि सिगरेट पर 40% जीएसटी लगाने की बातचीत चल रही है। ऐसे इकोनॉमिक टाइम्स के सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। बजट से पहले भी ये चर्चाएं बड़ी जोर पर चल रही थी कि क्या सिम गुड्स पर सरकार टैक्स बढ़ाएगी और उनको डिस्करेज करने का काम लेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं बजट में। लेकिन ये याद रखिए, सरकार का एक रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा आता है ये टोबैको वाली जो कंपनीज हैं। देखना होगा कि मतलब इस खबर में कितना दम है, कब तक ये कुछ होता है, लेकिन आज इन दोनों शेयरों पर नजर जरूर रहेगी। इसके अलावा IREDA, टाटा टेक, ये शेयर फोकस में रहेंगे क्योंकि एफएनओ में ये दोनों शामिल होने जा रहे हैं। टाटा टेक में हमने ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा गिरावट देखी है, 1179 रुपए के आसपास तक इसके भाव पहुंच गए थे और वहां से गिर के 700 रुपए के आसपास आ गया है। इरिडा में हालांकि हमने 300 रुपए के भाव देखे, ऊपरी स्तरों से प्रेशर आया, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ा सपोर्ट फिर से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भारत फोर्ज का AM जनरल के साथ एक LOI साइन हुआ है, इसके चलते ये शेयर भी आज फोकस में रहने वाला है। तो ये 4 ट्रिगर आज आपके लिए सामने। तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। लेकिन कल शाम को बड़ी खबर निकल कर आई दिल्ली पॉलिटिक्स को लेकर। कुछ दिनों पहले चुनाव हुए थे और अब फाइनली सीएम का नाम निकल कर आया है, जहां पर रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बनेगी। और याद रखिए, आज दोपहर 12:30 बजे ये शपथ ग्रहण होगा दिल्ली में। और इसके अलावा ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप से कई सारी कमेंट्री निकल कर आई है और अब उन्होंने फिर एक बार रीइटरेट किया है अपना स्टांस कि सेमीकंडक्टर, ऑटो और फार्मा सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स अमेरिका में इंपोर्ट होते हैं उस पर टैरिफ्स लगाए जाएंगे और अगले 1 महीने में ये टैरिफ्स लागू होते हुए नजर आएंगे। अभिषेक बताएं, ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत और दिल्ली सीएम अपॉइंटमेंट के चलते वहां पर किस तरह का एक्शन दिखेगा?
बिल्कुल, देखिए काफ़ी दिनों से गहमा-गहमी थी और कयासों का बाज़ार गर्म था कि दिल्ली में जो कुर्सी है वो किसे मिलेगी मुख्यमंत्री की। और देखिए इतना लंबा इंतज़ार था तो ये बात कहीं न कहीं थी लोगों के मन में कि जो स्थिति हमने मध्य प्रदेश में देखी, जो रणनीति हमने बीजेपी की तरफ से राजस्थान में देखी, वही शायद बीजेपी दिल्ली में भी आज़मा सकती है। रेखा गुप्ता एक तो महिला चेहरा हैं, तो महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल रहा है। ओबीसी से आती हैं, दूसरी चीज़ की आरएसएस की करीबी हैं और ये चीज़ देखिए नोटिस करने वाली है कि पहली बार ही वो विधायक बनी हैं। शालीमार बाग से विधायक हैं, पिछले 2 चुनाव वो हारी थी, इस बार बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव जीता है। लेकिन ये है कि हाँ, पार्टी में, संगठन में, आरएसएस में काफ़ी लंबे समय से काम कर रही हैं वो। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। दौलत राम कॉलेज एक है दिल्ली विश्वविद्यालय का, लड़कियों का कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है। हरियाणा से उनका परिवार यहाँ पर आए थे, तो ऐसा नहीं कि ये नई हैं। बीजेपी में, पार्टी में काफ़ी सक्रिय रही हैं वो और ये सारी चीज़ें उनके फेवर में गए हैं। दावेदार कई सारे थे कि विजेंद्र गुप्ता बनेंगे, कि सतीश उपाध्याय बनेंगे, कि प्रवेश वर्मा बनेंगे। तमाम नाम चर्चा में चल रहे थे, लेकिन वही है कि बीजेपी ने एक बार फिर से सरप्राइज़ किया है। जिसके नाम की कोई चर्चा नहीं थी और उसको बीजेपी ने सीएम नियुक्त किया है और रेखा गुप्ता के नाम पर सहमति बनी है, उनको कमान मिली है। आज दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान में इनका शपथ ग्रहण हो भी जाएगा। तो एक इवेंट पास हो गया। ग्लोबल बाजारों पर आते हैं। कल हमने देखा कि कल का जो सत्र रहा अमेरिका के लिए, वो परसों का ऑलमोस्ट रिपीट टेलीकास्ट। ऐसा लग रहा था कि लेवल चेंज ही नहीं हो रहे हैं। हल्की हल्की सी तेजी हमने देखी है अमेरिकी बाजारों में, डाउ में, नेस्डेक में, S&P 500 में, और S&P 500 नई ऊंचाई पर जाकर बंद हुआ है। हालांकि हल्की सी तेजी रही है, आप देखिए 0.25% के आसपास की। कल FOMC के मिनट्स पर भी बाजार की नजर थी कि 3 रेट कट के बाद एक पॉज आया है जनवरी की पॉलिसी में, यहां से फेड का स्टांस क्या होगा। तो FOMC के जो मिनट्स हैं उसमें इस बात पर सहमति बनी है कि जब तक महंगाई थोड़ी सी और नीचे नहीं आती है तब तक दरों को होल्ड रखा जाएगा। तो अगली पॉलिसी में दरों में किसी कटौती की उम्मीद नहीं है, महंगाई में और कमी आने के संकेतों का इंतजार किया जाएगा। हालांकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ट्रंप के टैरिफ के ऐलानों को लेकर भी थोड़ी सी चिंता में हैं और देखना चाहते हैं कि उसका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट आता है। आज की अगर हम बात करें तो आज बेरोजगारी दावा के आंकड़ों पर नजर रहेगी। साप्ताहिक बेरोजगारी दावा के जो आंकड़े आएंगे, इसके अलावा नतीजों में वॉलमार्ट और अलीबाबा के नतीजे भी बाजार में आएंगे। एशिया में हम देख रहे हैं कि टैरिफ को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं वो मतलब ना कहीं से कोई राहत नहीं दे रहे हैं। मतलब जैसा आप कह रही हैं कि ऑटो, सेमीकंडक्टर, फार्मा पर बिल्कुल वो टैक्स लगाने के लिए तैयार हैं। एक फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू भी दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और उसमें उन्होंने ये कहा है कि भारत पर भी रेसिप्रोकल टैक्स लगाया जाएगा, किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि ये चीज़ उन्होंने पीएम मोदी का जो दौरा हुआ था, उनके साथ जो बैठकें हुई, उसमें उन्होंने साफ भी कर दी थी। तो ये चीज़ है। आज आप देखेंगे निकेई में करीब करीब 475 अंकों की गिरावट पर कारोबार हो रहा है। लगातार दूसरे सत्र में नरमी है। हांगकांग के बाजार में, चीन के बाजार में, कोरिया के बाजार में, इन सारे के सारे बाजारों में गिरावट हो रही है और कोरिया में 7 दिनों की जो लगातार तेजी चल रही थी उस पर ब्रेक लगी है। इसके अलावा चाइना ने अपने जो लोन प्राइम रेट होते हैं 1 साल के या 5 साल के, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है और उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फिलहाल फोकस है, रेट कट पे नहीं है। तो ये कमेंट आए हैं पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो कि चीन का सेंट्रल बैंक है, उनकी तरफ से। अन्य संकेतों की बात करें, टैरिफ को लेकर थोड़ा सा हैंगओवर है, तो सोने की तेजी कायम है, अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही भाव है, $2950 के आसपास का। और क्रूड एक हफ्ते की ऊंचाई के आसपास टिका हुआ है, भाव है $76 के आसपास। $74 हमने देखा, अब थोड़ा सा ऊपर आके $76 के आसपास कारोबार कर रहा है। कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर आई है कि अमेरिका शायद रूस पर नए सैंक्शंस लगा सकता है। मतलब गजब है, समझना बड़ा मुश्किल है कि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या करेंगे, क्या कहेंगे। एक तरफ उनकी पुतिन से नजदीकी की बात चलती है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म कराने को लेकर भी बैठकें हुई हैं सऊदी अरब में, लेकिन ये फिर से सैंक्शंस की बातचीत हो रही है। ओवरऑल संकेत हम कहेंगे कि ग्लोबल बाजारों से मिक्स्ड हैं। कोई सपोर्टिव क्यूज भारतीय बाजारों के लिए नहीं है ग्लोबल बाजारों से, और वही हम गिफ्ट निफ्टी के लेवल में रिफ्लेक्ट होते हुए भी देख रहे हैं। आज 80 अंकों के आसपास की नरमी है। हालांकि कल हमने देखा कि लोअर लेवल से रिकवरी आई थी, हमने 22,800 से हमने फिर 23,050 के स्तर देखे, लेकिन अंत में क्लोजिंग जाके 22,900 के ऊपर हुई है। तो 4 सत्र में 22,900 के ऊपर के हम स्तर देख रहे हैं। आज देखते हैं कि बाजार के लिए किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन एक जो चिंता है बाजार के लिए वो लगातार है, और वो है FIs की बिकवाली का आंकड़ा। कल भी हमने देखा कि क्वांटम हालांकि बेहद छोटा रहा है, लेकिन 1880 करोड़ रुपए की FIs की सेलिंग रही है। क्या इस पर ब्रेक लगेगी, क्या ऐसे संकेत मिल रहे हैं, जरा इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि स्टॉक फ्यूचर में, स्टॉक ऑप्शंस में, इंडेक्स फ्यूचर्स में
एफआईज में हमने कल बाइंग देखी है, छोटी छोटी बाइंग नेट लेवल पर हमने वो देखी है। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। किस तरह से देख रहे हैं आप एफआईज के एक्शन को? कल छोटी सी हालांकि ये सेलिंग है, सेलिंग तो 1800 करोड़ रुपए की है अगर आप चेक करें तो। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे भी आप दूसरा पॉइंट बता रहे थे कि फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में बाइंग हो रही है। देखिए कल बैंक निफ्टी एक्चुअली तो नहीं गिरा ना, बैंक निफ्टी तो 500 पॉइंट करीब करीब ऊपर जाके बंद ही हुआ है। तो अगर देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो डाइवर्जेंस का कारण बना वो फार्मास्यूटिकल्स बना। अगर फार्मा वाले हिस्से को हटा दिया जाए तो सॉर्ट ऑफ निफ्टी भी किसी तरह से हर निशान में बंद माना जाएगा, चलो उसको भी भूल जाते हैं। लेकिन कल कोई लेवल्स का ब्रेकआउट हो गया ऐसा कहीं दिखा नहीं था। 23,000 इंट्राडे में आया क्योंकि 23,000 की कॉल में इतनी ज़ोर की सेलिंग है कि 23,000 की कॉल ही नहीं टिक पाई और वापस हम 23,000 के नीचे चले गए। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इन बहुत सारी चीज़ों में कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आप मेरे से पूछे तो इन बहुत सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, तो मैं बोलूँगा इन बहुत सारी चीज़ों में कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ ना तो एफआईज के नंबर में चेंजेस का है, कुछ ना स्ट्रक्चर में चेंजेस का है, कुछ ना ही मार्केट के डाटा में ऐसा चेंजेस का। अभी आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि रिपीट टेलीकास्ट जैसा लग रहा था। अगर आप मार्केट्स के डाटा को भी देखेंगे तो वो भी सॉर्ट ऑफ रिपीट टेलीकास्ट जैसा ही लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी कोई मेजर चेंजेस नहीं। मैं एक एक करके पॉइंट्स पे आता हूँ। पहले एफआईज के नंबर्स में आपको फ्रैक्शन करके बताता हूँ। रिटेल के पास जो होल्डिंग है वो 70% के आसपास की है, बिना किसी बदलाव की। 58 से 59% की लॉन्ग पोजीशंस है डीआईज के पास बिना किसी बदलाव के। एफआईज के पास लॉन्ग पोजीशंस है 16% बिना किसी बदलाव के। ये जो 15 और 16 है इसको करीब हफ्ता हो चुका है, उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा। तो एक हफ्ते से आप देखो कि एफआईज की होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। तो अब आपके पास जब एफआईज की होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है तो मार्केट में बदलाव कैसे आ जाएगा, ये सोचने से परे है। तो इसलिए एफआईज की होल्डिंग थोड़ी सी आनी चाहिए। अभी एक पॉइंट आपने उठाया कि ये इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग है, इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? इसका सिंबॉलिक मीनिंग है कि यहाँ पे फाइटिंग स्पिरिट है। अगर ये फाइटिंग स्पिरिट नहीं होती तो आप 22,800 उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, उसको 2 मिनट लगते उस लेवल को भी तोड़ने में। जब इतना तोड़ के आ चुके हैं तो 22,800 की क्या इंपॉर्टेंस है उसके सामने। इंट्राडे चार्ट जरा दिखाइएगा जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, एक्चुअली में डेली है ये। आप देख रहे होंगे बार बार हम 22,800 को टेस्ट कर रहे हैं, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। ना तो चार्ट में कोई बदलाव दिख रहा है, ना ही एफआईज के डाटा में पिछले 10 दिन से कोई बदलाव है, ना ही कोई मैक्रो इवेंट के अंदर ऐसा कोई मेजर आया, ना ही ग्लोबल मार्केट्स के अंदर कोई बदलाव दिख रहा है, ना ही टैरिफ के स्टांस को दिख रहा है, ना कोई वॉर से लेकर गुड खबर आई है, ना ही कोई ऐसा नंबर आया जिससे कि सरकारें कुछ करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री का सिर्फ नाम आना, ये बाजार को कहीं से ना तो इसकी रिक्वायरमेंट थी, ना तो बाजार सुनना भी आप ले दो नाम, आप 10 मुख्यमंत्री बना दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मार्केट्स को ये था कि चलो ठीक है, रिपीट गवर्नमेंट आ गई, थोड़ा सिंक हो जाएगा, दिल्ली वालों का भला होगा, जो जैसा भी है ऐसा सोचे। लेकिन कुल मिला के उसका मार्केट कोई मेजर कनेक्शन नहीं है। हाँ, थोड़ा टैरिफ वाला कनेक्शन है। और अगर आप मेरे से पूछेंगे ग्लोबल मार्केट्स में आप टैरिफ के अलावा किस चीज़ को सबसे गंभीरता से देख रहे हैं, वो थी यूक्रेन को लेकर जो बैठक हो रही है, इस वॉर को लेकर क्या होता है। देखिए 3 साल करीब 1 साल होने को, 1-2 साल हो गए, 2-2.5 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ से युद्ध चल रहा है अभी भी। तो अगर वो रुकता है ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। वो कैसे रुकेगा, कब रुकेगा, किस रूप में रुकेगा पता नहीं, क्योंकि जब बैठक हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कुछ सैंक्शंस रूस के ऊपर से हटा देते हैं, ऐसा यूएस ने बोला है। तो थोड़ा सा ना डाइवर्जेंस वहाँ भी हो गया, यूरोप और यूक्रेन अलग हो चुका है, रशिया एंड रूस अलग हो, रशिया एंड दिस वन यूएस अलग हो चुका है। तो लेट्स सी, देखते हैं वो कैसे होता है, बट वो जल्दी होना चाहिए, है ना। ऐसा लग नहीं रहा कि जल्दी होगा, बट वो जल्दी हो जाता तो ज़्यादा बेहतर थी। तो इसलिए ग्लोबल मार्केट्स में मेरे पास सिर्फ वही एक ट्रिगर है जो मेरे को लगता है अभी भी मार्केट थोड़ा डिस्काउंट करके उसको पॉजिटिव करेगा, और डाटा में ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। वापस से एक बात बता देता हूँ, 16% के आसपास की लॉन्ग पोजिशन है एफआईज की होल्डिंग की विद नो चेंजेस। रिटेल के पास करीब 71% है और 58 से 59% डीएस के पास होल्डिंग है। ठीक है, तो डेटा में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं। और इंडेक्स लेवल की बात करें तो सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे कि निफ्टी बैंक में कल 1% की तेज़ी दिखी, लेकिन निफ्टी एकदम सपाट कल बंद होता हुआ नजर आया, करीब 22,930 के लेवल के आसपास, 23,000 के निचले स्तर पर। डिम्पी, कल के ही लेवल से तो ज़्यादा कोई बदलाव और लेवल्स में कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे?
नहीं, आज भी ऐसा कोई चेंजेस आपको दिखेगा नहीं। ये जो 73 पॉइंट का नुकसान है, अगर आप देखें तो आप बैक टू बैक सिर्फ एक सोमवार का दिन था जब किसी तरह से आप हरे निशान में बंद हुए थे। उसके बाद जब आपने मंगलवार का दिन निकाला तो बाज़ार के अंदर प्रेशर आया। फिर जब बुधवार का दिन आपने निकाला कल, फिर से निफ्टी का भले वो 14 पॉइंट ही तोड़ रहा है, लेकिन वो 14 पॉइंट्स भी हरा निशान नहीं रख रहा है। आप ये देखिए ना। अब अच्छा, एक और चीज़, कल माइनॉरिटी ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी ऑफ द टाइम निफ्टी हरे निशान में रहा। ऐसा नहीं हरे निशान में आया, नहीं आया, 23,000 का लेवल भी ब्रेक किया। ये उम्मीद भी जगाई कि बहुत बढ़िया चलेगा। कल सब अपनी अपनी मतलब पेटी टाइट जिसे कहते हैं ना, अपनी कुर्सियों पे ऐसे ज़ोर तरीके से बैठे थे, आज पकड़ में आया, आज चलेगा। लेकिन दोपहर होते होते वो भी आकांक्षा, उम्मीदें जो भी आप रखते थे वो सब के सब मार्केट ने फिर से धूमिल कर दी और सब का सब खत्म हो गया। ये देख सकते हैं अब 12:30 बजे तक का मार्केट का एक बार हाई बना, उससे पहले भी एक बार हाई बना, लेकिन उसका जाते जाते उसने उसी उम्मीदों पे फिर से पानी फेरा, भले 12-13 पॉइंट क्यों ना नीचे जाके बंद हुआ हो। एक और चीज़, कल मार्केट के अंदर वापस से हल्की अनवाइंडिंग प्रेशर हुई है। 2 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खड़े हुए हैं, तो कोई चेंजेस नहीं है। नो चेंजेस इन FIs, नो चेंज इन द मार्केट स्टांस, no change in the global markets, no change in a tariff stance, no change in a Rus-Ukraine, no change in a Israel and Philistine, no change in market data in China also। तो वहाँ पे किसी में कोई चेंजेस नहीं है, तो कुछ बताने के लिए है भी नहीं और कुछ करने के लिए भी नहीं है। और मेरे को लग रहा है कि मार्केट टाइम पास हो रहा है। और कल का दिन भी आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा। ट्रस्ट में आज भी साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा। थोड़ा नेगेटिव होगा क्योंकि गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, इसलिए साइडवेज टू नेगेटिव कंसोलिडेशन आज मार्केट्स के अंदर रहेगा। आप किस चीज़ के लिए आज थोड़ी फाइट करनी पड़ेगी? आज वही 22,800 के लिए फाइट करनी पड़ेगी आपको कि हमारे किसी तरह से लेवल्स बच जाएं। बस इतना ही पॉइंट है बताने के लिए। 18 पॉइंट्स का प्रीमियम है, ये ठीक है। सभी मूविंग एवरेजेस के बैंक निफ्टी इस समय नीचे है। आपको कुछ नहीं करना, 22,800 को इंपॉर्टेंट सपोर्ट समझ के बैठना है। टूट गया मान लो जी, क्या हो जाएगा? का सुनामी आ जाएगी क्या? कोई सुनामी नहीं आएगी भी। 100 पॉइंट के बाद एक और सपोर्ट भी है 22,700 का। हाँ, 22,700 टूटेगा तो मेरे को और आपको पता नहीं है उसके बाद क्या होगा। तो टिल 22,800 22,700 ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया मान के चलना। आज एक और चीज़, क्योंकि कल हमने 23,000 का लेवल पाया था, तो आज भी 23,000 के लेवल की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आज 20 तारीख है और आज वीकली एक्सपायरी है। अगर आज जोर लगा और थोड़ी कवरिंग आई, जैसे कल आ रही थी कवरिंग, थोड़ी कवरिंग आई, तो आज में वापस से मार्केट को 23,000 दिखाना होगा। तो मैसेज थोड़ा अच्छा जाएगा कि कोई बात नहीं, हमने डे ऑफ वीकली एक्सपायरी किया, कम से कम 23,000 तो दिखा दिया। तो इसलिए ये आज का दिन नोटिस करने वाला है, और नोटिस करने वाला है कि 22,800 आप तोड़ रहे हैं कि नहीं। 800 फिर से ले दे के बात वहीं आ जाती है कि वो सुरक्षित रहे। बाजार ने 4 दिन उस लेवल को सुरक्षित रखने का काम किया है, और निफ्टी हालांकि हम देख रहे हैं कि कल भी कमजोरी के साथ ही थोड़ा सा बंद हुआ है, लेकिन निफ्टी बैंक की कहानी थोड़ी सी अलग है। और कल हमने देखा कि 450-500 अंकों के आसपास की बढ़िया तेजी रही। निफ्टी बैंक के 12 शेयर कल मजबूती के साथ बंद हुए। और बाजार में कल एक और नोटिस करने वाली चीज रही कि मार्केट ब्रेथ अच्छी थी। कल बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पर हमने देखा कि डिफेंस हो गया, PSU हो गया, रेलवे, पावर, ये शेयर चलते हुए दिखाई दिए। तो कुछ थोड़ी सी संकेतें शायद अच्छी लग रही थी। लेकिन निफ्टी बैंक की बात करते हैं डिम्पी, कल हमने देखा कि प्राइवेट बैंकों ने बड़े अच्छे से सपोर्ट किया है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक ने निफ्टी बैंक को, और HDFC बैंक भी लगातार 1,700 रुपये वाले लेवल के ऊपर टिका हुआ है। अलग चाल होगी क्योंकि 49,500 के ऊपर हमने क्लोजिंग देखी है कल की। देखिए, आपने 2-4 पॉइंट्स इकट्ठे बताए, मैं 2-4 पॉइंट्स का रीजनिंग भी पीछे दे देता हूँ। पहला, आप जो कह रहे हैं कल मार्केट ब्रेथ अच्छी थी, तो अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स एक बार जरा स्क्रीन पे दिखा पाए तो आपको दिखेगा बकायदा दोनों हरे निशान में बंद हुए हैं। और स्मॉल कैप तो बकायदा डेज हाई पे जाके करीब 1.5 से पौने 2% के आसपास की बढ़त होगी। ये सीरा 2% और बकायदा डेज हाई पे बंद है, तो इसकी वजह से आपको मार्केट ब्रेथ अच्छी दिखी, पार्टिसिपेशन भी दिखा। बड़े शेयरों की प्रॉब्लम क्या थी? अच्छा, कल मैं अगर निफ्टी वाला एंगल हटा दूं तो वैसे तो बाजार तेज़ी बंद हुआ है ना, बैंक निफ्टी भी तेज़ बंद हुआ है, मिड कैप 100 भी तेज़ बंद हुआ है, मिड कैप स्मॉल कैप भी बंद अच्छा हुआ है। तो अगर निफ्टी को हटा दी जाए, उसके अंदर क्या है, वो डाइवर्जेंस थोड़ा फार्मा का आ गया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप सिर्फ अब बैंक पे पता करें कि बैंक के अंदर क्या होगा, देखिए आज जो 66 पॉइंट की गिरावट है, पहले तो मेरे को लगता नहीं कि हम 66 पॉइंट खुलेंगे, थोड़ा ज़्यादा भी खुल सकते हैं नीचे। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो थोड़ा ज़्यादा भी खुल जाते हैं तो कल बैंक निफ्टी ने जितना गेन किया 50% गेन तो वो ओपनिंग में खो देगा। तो कल जो आपने गेन किया है उसके अंदर वापस आप उसी जंक्शन के अंदर आके फंस जाओगे
कल मार्केट ने एक अच्छा काम किया था कि 500 के ऊपर बंद किया है, तो आज फाइटिंग स्पिरिट फिर से बैंक निफ्टी के पास ही है और उसको दिखानी भी होगी। और मैंने ये बात आपको परसों भी बताया था कि जब भी आपका मन करे ना कि मेरे को इंडेक्स में ट्रेड करना है, जब भी आपका मन करे, जब भी, है ना, आज करे, 10 दिन बाद करे, कभी भी मन करे, तो पहला अटेम्प्ट आप बैंक निफ्टी के अंदर से लेना। मैं उसकी वजह भी कई बार आपको बता चुका हूँ। एक तो छोटा इंडाइस है, बीटा हाई है, दूसरा मोमेंटम फास्ट पकड़ता है, तीसरा ओवरसोल्ड भी है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो डाइवर्जेंस था वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बैंक निफ्टी को बढ़िया करती है। एक और चीज़ मैं आपको कल बता देता हूँ, कल बैंक निफ्टी जब चला ना तो उसने अपनी एक इम्पॉर्टेंट एवरेज को भी ठीक किया है। वो एवरेज है 20 डे। कल 20 दिन की एवरेज के ऊपर जाके बंद हुआ और कई दिनों के बाद वापस से हरा निशान उस एवरेज के अंदर, यानी कि बुलिश स्टांस बना है। तो इसलिए फाइटिंग स्पिरिट्स बैंक निफ्टी के पास थोड़ी ज़्यादा है, ये पहला पॉइंट। कल जिसने भी माल लिया लेके बैठा है, बिल्कुल बैठा रहे, कल के ही रेट का अपना स्टॉप लॉस लगा रहे, नहीं तो आपको पता ही है चिर परिचित लेवल हैं आपके, वो है 49,000। 49,000 मार्केट का बेस जैसा बन चुका है, जैसे 23,000 निफ्टी का था। लेकिन निफ्टी 3 दिन से उस 23,000 को पा नहीं रहा और इसने 3 दिन से 49,000 को तोड़ा नहीं। तो इसलिए इसको कल रिवॉर्ड मिलना लाजमी था और मिला भी। थोड़ा पुट कॉल रेशियो भी ज़्यादा टूटी हुई थी, तो इसलिए पहला स्टांस इसको मिला। कल क्योंकि ये चला है तो पुट कॉल रेशियो थोड़ा और ऊपर आ गया, 82 के आसपास पीसीआर आ चुका है इसका। तो ये कल के चलने के बाद उतना अब फेवरेबल या उतना मज़ेदार नहीं रहा, लेकिन फिर भी निफ्टी के मुकाबले अभी भी ये काफ़ी बेहतर है। तीसरा पॉइंट, अब 49,500 के ऊपर आ गए हैं तो 800 का रेजिस्टेंस है, 50,000 का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंसेस फेस करने पड़ेंगे। सर सपोर्ट तो सीधा ही 500 पॉइंट नीचे बता दिया आपने, कोई इसके बीच का सपोर्ट नहीं है? हाँ बिल्कुल है, 49,300 का एक सपोर्ट है। ये भी अगर आप मेरे से काउंट करवाना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आज गैप डाउन हो रहा है इसलिए मैंने लेवल्स आपको बताया नहीं। लेकिन अगर आप 49,300 पे भी गैप को एडजस्ट कर देता है, रुक जाता है और वापस से थोड़ा ऊपर आ जाता है, तो मैं मानूंगा कि चलो भाई इसने पहले सपोर्ट से ही अपना सपोर्ट ले लिया, इसने अपने पैनिक बटन 49,000 को नहीं दबाया। आपको क्या करना है, आपके पास माल है तो 3 प्रिंसिपल्स को ना भूलना, नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, ठीक है, पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल एक्यूमुलेशन का स्टांस रखना है, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे करके जब भी मेजर डिप आए प्लस कर लेना है, ठीक। तीसरा स्टांस क्या है, बाय राइट एंड सिट टाइट, अच्छे शेयर्स को प्लस करके समय दे दो। आज सोचो कि मैंने फेब में लिया, मेरे को इसकी फसल लगी है और एक कटान होगी फसल की मेरी मई जून के अंदर, और मैंने परसों तरसों भी आपको बताया था जब गिरने में 5 महीने लगे तो क्या बढ़ने में 5 महीने नहीं लगेंगे? आप तो ये कोस ही रहे हैं ना मार्केट को कि देखो कितनी तेजी से गिरा, कितनी तेजी से गिरा। अरे भाई तेजी से गिरा तब भी 5 महीने लगे, सोचो। तो बढ़ने में आप ये सोचो 5 दिन के अंदर कैसे ठीक हो सकती है कोई चीज़? जिसको टूटने में 5 महीने लगे उसको रिकवर, उसी स्पीड से रिकवर होने में भी 5 महीने लगेंगे। तो कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम देना। इसलिए तीसरा प्रिंसिपल भी लागू हो जाएगा, बाय राइट एंड सिट टाइट। सेकंड एक्यूमुलेशन का स्टांस, और फर्स्ट वाला है कि भाई थोड़ा वॉल्यूम कम करना, और नो एग्रेशन नो डिप्रेशन का शिकार आप नहीं होना, आराम से शांति से बैठे रहो, मार्केट के अंदर जो है उसी को बचा के रखो। मैंने रेशियोज़ आपको बता दी, मैंने एफआईएस की होल्डिंग आपको बता दी, डीएमएस के लेवल्स बता दिए, कल मार्केट के अंदर क्या हुआ ये बता दिया। अच्छा, बैंक निफ्टी के अंदर ना शॉर्ट कवरिंग हुई है, इसलिए शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, इतना भी ज़्यादा ट्रस्ट मत करना बैंक निफ्टी के ऊपर, भले कल चला वो एक अलग बात है। मनापुरम इकलौता शेयर एफ&ओ बैन में है। एक और चीज़, 23,000 की कॉल में ज़बरदस्त राइटिंग है, अगर आज दिन अच्छा निकलेगा तो 23,000 की कॉल इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। मेरे हिसाब से तो ये प्रेशर बनाए रखेगी, लेकिन अगर गलती से, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर गलती से आज 23,000 का लेवल बैंक निफ्टी पे दिख जाए तो आप निफ्टी पे दिख जाए तो आप ये समझ लेना आज सबसे तेज़ी से कोई कॉल जो रिकवर होगी वो ये 23,000 की कॉल होगी, क्योंकि ह्यूज राइटिंग यहाँ पे हुई है। लेकिन वो गलती से अगर 23,000 आ जाए तो जिसके चांसेस, प्रोबेबिलिटी मेरे को काफ़ी कम लगती है, 10-15% ही लगती है। कुणाल परार, किरण जानी, 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन दोनों से करते हैं चर्चा। कुणाल सर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। किरण जानी आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए। कुणाल सर आपसे करते हैं शुरू, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक।
गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, आपको एंड किरण सर को। वेल, निफ्टी की बात करें तो फिलहाल निफ्टी में एक काफी अच्छा सपोर्ट है 22,750 का, जो सपोर्ट हम कई दिनों से होल्ड करके रखे हैं। एंड पिछले 3-4 दिनों से देखने जाए तो 22,750 के सपोर्ट के साथ ही निफ्टी में फिलहाल ट्रेड होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आप समझिए कि यहाँ से और भी डाउनसाइड की मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है, जो डायरेक्ट 22,000 तक के लेवल भी हमें दिखा सकती है, 22,21,800 तक के। सो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, डाउनसाइड के मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हमें कम रखना चाहिए। और मैं यहाँ तक कहूंगा कि पिछले 3 दिन से लगातार एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ही घूम रही है। ऊपरी लेवल की जो रेंज आ रही है वो आ रही है 23,000। अगर 23,000 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो लाइकली चांसेस है 400-500 पॉइंट का मोमेंटम वहां पे हमें देखने को मिल सकता है। सो नीचे 22,750, ऊपरी लेवल पे 23,000, ये इसी लेवल पे पिछले 3 दिन से ट्रेडिंग कर रही है। आइदर साइड का ब्रेकआउट डिसाइड करेगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा। सो व्यू अकॉर्डिंगली ही बनाना है फिलहाल के लिए। अगर किसी के पास ऑलरेडी लॉन्ग है तो 22,750 के एसएल के साथ इसको होल्ड करके चल सकता है। सामने अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं डिम्पी जी, तो बैंक निफ्टी में भी फिलहाल जो मोमेंटम हमें देखने को मिला है कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में मोमेंटम काफी अच्छी है। कल के दिन में देखने जाए तो अच्छी खासी रिदम बनाई है। डे बिफोर यस्टरडे हमें कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बनाई थी, उसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन किया है। सो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो ऊपरी लेवल पे जो लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो 49,850। अगर वो ब्रेक होता है तो आपको 50,600 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और डाउन साइड में जो सपोर्ट आ रहा है वो 48,500 का है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, वॉर चल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी पॉजिटिव साइड में लग रही है, जबकि निफ्टी साइडवेज टू बियरिश साइड मोस्टली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये नज़रिया निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, लेकिन हमारे मेहमानों से कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ ले लेते हैं। किरण सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप बताएं, कमाई के मौके आपको कहाँ दिख रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ कौन से होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जिस तरह से कल हमने देखा था कि नीचे के लेवल से जो रिकवरी आई थी, इस रिकवरी में काफी सारे ऐसे स्टॉक है जो अपने प्रीवियस सपोर्ट या तो एक मेजर रिवर्सल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। उसमें से पहला स्टॉक है एस्ट्रल। एस्ट्रल की अगर हम बात करें तो एक भारी गिरावट हमने ऑलरेडी देख चुकी है। देखा तो 2400 से स्टॉक अभी 1300 के आसपास चल रहा है। अब रिसेंटली अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो 1300 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहीं पे हमने देखा कि एक बुलिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी है। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देख रहे हैं और लगातार 3 दिन से हार्ट ऑफ हार्ट बॉटम पैटर्न में स्टॉक रिज्यूम हुआ है। तो एस्ट्रल करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए। 1410 का हमारा टारगेट रहेगा। 1344 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। दूसरा जो कॉल है वो डीमार्ट रहेगा। डीमार्ट में भी आप देखोगे तो 20 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक आफ्टर अक्टूबर 2024 के बाद सस्टेन हुआ है। अगर आप देखोगे तो क्लियर कट ट्रिपल बॉटम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। तो ओवरऑल एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं। 3685 के आसपास की क्लोजिंग है। करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जाएंगे। 3720 3750 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। 3740 ऐसा हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो कहीं ना कहीं डीमार्ट एंड एस्ट्रल दोनों हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। एवेन्यू सुपरमार्ट्स और एस्ट्रल, ये दो शेयर हैं किरण जी के रडार पर। एवेन्यू सुपरमार्ट के टारगेट आपकी स्क्रीन पर 3720 रुपए का लक्ष्य होगा और एस्ट्रल के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 1410 रुपए का, 1344 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 1500 रुपए से हमने लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखी थी एस्ट्रल में और 1300 रुपए के आसपास आकर थमा और वहां से हम देख रहे हैं कि सपोर्ट लेकर शेयर ये चलने की कोशिश कर रहा है। और कल एवेन्यू सुपरमार्ट हालांकि रेंज में रहा है, लेकिन ये शेयर भी अब रिकवरी दिखाने के लिए तैयार है। ये दो शेयर होंगे किरण जी की तरफ से। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग। आप बताइए, आप क्या खरीदेंगे, क्या सलाह है आपकी तरफ से? वेल, दोनों बाय करके चलने की सलाह है। सबसे पहला जो स्टॉक है वो लार्सन एंड टुब्रो है। LNT 3275 के राउंड का क्लोजिंग है। अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। कल का जो डे बिफोर यस्टरडे का जो लो है 3180, उसका हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, 3350 का पहला टारगेट है एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है आपको 3470 का दूसरा टारगेट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा जो स्टॉक है वो इंडियन होटल है। 749 के राउंड कल का क्लोजिंग है। अच्छी खासी रिदम हमें कल के दिन में देखने को मिली है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। 723 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 770 का पहला टारगेट होगा एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है आपको ऊपर में 805 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है।
इंडियन होटल्स 770 और 805 रुपए के टारगेट, 723 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं कुणाल जी। तो तीसरा ये बाय का शेयर, और इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो जो चौथा शेयर जो कुणाल की तरफ से वो है एल&टी का। अच्छी स्ट्रेंथ हमने कल के सत्र में भी देखी और इसके लिए टारगेट बनेगा 3350 का और 3470 रुपए का। तो ये दो शेयर हो गए कुणाल जी की तरफ से भी, और बढ़िया शेयर आपको निकाल के दी हैं। किरण की तरफ से हमने देखा कि एस्ट्रल पर और डीमार्ट पर आपके लिए खरीदारी की सलाह है। एस्ट्रल के लिए टारगेट होगा 1410 रुपए का, स्टॉप लॉस 1344 का, और डीमार्ट के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 3720 का, 3640 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो हमारे दो एक्सपर्ट तेजी का चौका लगा चुके हैं, 4 के 4 खरीदारी वाले शेयर आपको मिल गए हैं। देखिए चलिए ये जरा समझ लेते हैं कि आज खबरों के चलते कौन से शेयर फोकस में रहेंगे और रिपोर्ट्स कौन सी ऐसी आई हैं जिन पर आपको नजर रखने की जरूरत है। हमारे दो सहयोगी शरद दुबे और जिने नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। पहले आपसे शुरू करेंगे, बताइए आज कौन सी खबरें हैं, कहां पर फोकस रहेगा? गुड मॉर्निंग अभिषेक। बहुत सारे मैक्रो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और यहाँ पे जो है ईटी की रिपोर्ट भी आ रही है, जहाँ पे जीएसटी काउंसिल जो है कंसिडर कर रहे हैं कि इस जीएसटी जो सिगरेट्स है और टबैको प्रोडक्ट्स में उसको बढ़ा के लगभग 40% तक कर दे। एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लग सकता है जब कंपनसेशन सेस जो है 2026 में जो एंडर है उसके बाद। ऑफकोर्स ये डिसीजन जो है जीएसटी काउंसिल लेने वाली है, लेकिन याद रखिए पिछले 3 साल में जो है कुछ बड़ी जो है प्राइस हाइक्स या टैक्स हाइक्स नहीं देखने मिली थी और इस बजट में भी कुछ नहीं आया था टोबैको सेगमेंट में। तो आईटीसी, वीएसटी इंडस्ट्री और गॉडफ्री फिलिप्स इनके लिए सेंटिमेंटली नेगेटिव फ्लो है। भारत फोर्ज की बात करें तो एलओआई साइन किया एएम जनरल के साथ, जहां पे वो कैनन सप्लाई करने वाले हैं यूएस में, और ये पहली बार एक इंडियन कंपनी जो ये डील कर रही है कैनन्स के लिए, और एक इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर यूएस के लिए कर रहा है। सेंटिमेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। बीएससी कल स्टॉक के देखें तो कल स्टॉक में भारी उछाल देखने मिली थी, स्टॉक 9% ऊपर रहा था। यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स की बाइंग आई थी, लगभग 7,30,000 शेयर्स की एक्विजिशन की गई है। मारुति सुजुकी पे भी नज़र रखिएगा आज। यहाँ पे सुजुकी ने जो अपने मीडियम टर्म गाइडेंस, जो उनकी पेरेंट कंपनी, उन्होंने दो अहम बात कही। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको जो है 40 लाख कार्स प्रति साल कर देंगे। अब ये डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड दोनों को ही कैटर किया जाएगा और एम करेंगे 50% मार्केट शेयर एज अ मार्केट लीडर आपके उनके सेगमेंट में करने वाले हैं 4 व्हीलर्स में। ऑफकोर्स करंट लेवल्स पे देखें तो 42 to 44% है, तो यानी कि 6 से 8% की जो है मार्केट शेयर ग्रोथ का इनका मीडियम टर्म गाइडेंस आया है। एमएनएम पे भी बात करें, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, लेकिन ये डिफेंस का करार है एंडुरिल पार्टनर के साथ, जहाँ पे ये ऑटोनोमस मैरीटाइम सिस्टम्स बनाएंगे। तो एक नया सेगमेंट है और यहाँ पे बुलिशनेस स्ट्रीट का लग रहा है डिफेंस को लेके। रेमंड के लिए भी बात करें तो फाइनल हियरिंग है एनसीएलटी का, इनका जो डीमर्जर होने वाला है रेमंड रियल्टी और रेमंड का, उसका जो डेट है वो मार्च 21 को है। सैंट ये स्टॉक रहने वाला है। सकुमल बैनर्जी को अपॉइंट किया गया सीईओ के लिए, सीईओ के पद पे। इन्होंने लीडरशिप पोजीशन लगभग 27 साल रखे हैं एचसीएल टेक में, खास करके इंजीनियरिंग और आरएनडी सेगमेंट को लेके। और ओवरऑल जब वो सेल्स में थे आपके एचसीएल टेक में तो लगभग $1.5 बिलियन का पीएनएल संभालते थे। तो स्ट्रीट जो है बहुत बुलिश है और आज स्टॉक में जो है अच्छी तेज़ी भी देखने मिल सकती है। और इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजी और आयरेडा पे भी नज़र रखिएगा। ये वायदे बाजार एफएनओ सेगमेंट में एंटर करने वाली है मार्च सीरीज से, और जो एंट्री डेट है वो फरवरी 28 का है। तो ये तो खबरों वाले शेयर्स हैं जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अभी दिल्ली इलेक्शंस तो पहले कंप्लीट हो गए थे और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को भी अपॉइंट कर दिया गया है। लेकिन स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से मैं बार बार यही कह रहा हूँ, दिल्ली इलेक्शंस का इम्पैक्ट ये होने वाला है कि जो आईजीएल है आने वाले हफ्तों में एनालिस्ट मान रहे हैं कि लगभग 2 से लेकर 4 रुपये प्रति केजी जो है अपनी दाम बढ़ा सकते हैं। और ओवरऑल एक नया आप अल्कोहल का जो एक्साइज पॉलिसी है वो आ सकता है, तो अल्कोहल स्टॉक्स के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो इन दोनों स्टॉक्स पे भी ज़रूर नज़र रखिएगा, अल्कोहल ग्रुप पे और आईजीएल पे, क्योंकि दिल्ली इलेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं, सीएम भी इलेक्ट हो गई हैं और अब जो है इन दोनों स्टॉक्स में एक्शन देखने मिल सकता है। कंपनियां इसके अलावा लिकर पॉलिसी के चलते अल्को बेवरेज इंडस्ट्री पर भी आज नजर रहेगी। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आज सुबह निकल कर आई है और जिनय अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। जिनय, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सी रिपोर्ट्स आई है और उसके दम पर कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे?
बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीषा। कई सारे स्टॉक्स आज ब्रोकरेज के दम पे फोकस में रहेंगे। शुरुआत करेंगे बजाज फाइनेंस से। यूबीएस की नोट है, सेल रेटिंग मेंटेन है, जो टारगेट प्राइस है वो है 6,800 रुपये का। उनका मानना है कि जो मार्जिन और रिटर्न ऑन एसेट्स का जो रेशियो है वो मार्जिनली आगे स्ट्रक्चरली हमें डिक्लाइन होता हुआ नज़र आएगा। उसके अलावा जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी उनका मानना है कि एक हायर साइक्लिकल हाई पर चल रहा है, जिसकी वजह से आज हमें एक प्रेशर देखने मिल सकता है। इसके बाद बात करेंगे टाटा पावर की, तो HSBC की रिपोर्ट है, अपग्रेड किया है उन्होंने होल्ड रेटिंग पे। जो टारगेट प्राइस है वो है 345 रुपीज़ का। ओवरऑल जहाँ पे मैक्रो एनवायरनमेंट अभी वीक है वहाँ पे कंपनी का एग्जीक्यूशन हमें इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहा है। उसके अलावा जो मॉड्यूल सेल मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पर भी कंपनी अच्छा कर रही है, और जो इन्होंने एस्टिमेशन है अपना EPS का वो इंक्रीज़ किया है 9 से 13% के लिए आने वाले FY के लिए। इसके अलावा IGL पर भी नज़र रखेंगे। जेफरीज की रिपोर्ट है, बाय रेटिंग मेंटेन है, और जो टारगेट प्राइस है वो है 352 रुपीज़। ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उन्हें एक फेवरेबल नज़र आ रहा है स्टॉक के लिए, और जो पोटेंशियल हाइक वो भी देखने मिल सकता है प्राइजेस के गैस में, जिसके चलते एक पॉजिटिव नज़रिया बन रहा है। और कंपनी ने भी जो ONGC जो है वहाँ से एक बिड करने के लिए जो इनिशिएशन प्रोसेस है वो शुरू कर लिया है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल फोकस में रहेगा। CLSA की बाय रेटिंग और जो टारगेट प्राइस है वो है 1890 की। ओवरऑल जो टॉप टेलीकॉम सेक्टर है वहाँ पे उनका एक टॉप पिक रहेगा भारतीय एयरटेल, जहाँ पे एक हेल्दी लीडिंग ग्रोइंग ARPU भी हमें नज़र आ रहा है कंपनी के लिए। उनका मानना है कि जो 15 to 18% ग्रो करेगा इंडियन मोबाइल रेवेन्यू का, जो EBITDA है वो ग्रो करेगा आने वाले 3 फिजिकल ईयर्स में। इसके अलावा स्टॉक वैल्यूएशंस देखेंगे तो करीब करीब 10 टाइम्स पर ट्रेड करता है EBITDA के नज़रिए से, तो एक ओवरऑल पॉजिटिव नज़रिया इनका भारतीय एयरटेल पर। और लास्ट में NHPC की बात करेंगे। CLSA की रिपोर्ट है, अपग्रेड किया उन्होंने, हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मेंस रेटिंग दिया, और जो टारगेट प्राइस है वो है 117 रुपये। ओवरऑल उनका मानना है कि आने वाले 4 सालों में स्टॉक डबल होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा जो रेगुलेटरी इक्विटी है FY 25 से 28 में जो बड़े कंपनी के प्रोजेक्ट्स है वो कंपनी का ग्रोथ लीड करेगा, ये इनका मानना। ठीक है, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। और NHPC पर CLSA की रिपोर्ट काफ़ी दिनों बाद आई, और मैं बोलूँगा NHPC भी काफ़ी दिनों बाद वापस से फोकस में हो रहा है। तो इसी से ज़रा करते हैं शुरुआत। कुणाल परार, एक बार ज़रा NHPC का टेक्निकल स्ट्रक्चर चेक कर लो। रिपोर्ट जो बता रही है वो तुम सामने दिखा ही रहे हैं, आप ज़रा टेक्निकल स्ट्रक्चर चेक कर लो। NHPC की बात करें 74.62 के अराउंड का क्लोजिंग था। मोमेंटम पॉजिटिव साइड की है, डिम्पी जी खरीदारी करके चलने की सलाह है। मल्टीपल सपोर्ट 71 के अराउंड आ रहा है। पहले भी 71 का सपोर्ट लेके काउंटर ने ऊपरी लेवल पे 80 तक के लेवल दिखाए थे, और उससे पहले तो स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे 115 तक के भी लेवल दिखाए थे। सो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 71 के SL के साथ। 71 का SL हम क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करके चलेंगे। पहला इनिशियल टारगेट 80 का होगा, जो उसका 100 MAB है, और जिस दिन 180 के ऊपर ये स्टॉक क्लोज देगा आपको वन वे रैली में आपको 87 से लेके 98 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो 71 के क्लोजिंग बेसिस के SL के साथ NHPC खरीदारी करके चलने की सलाह है। ठीक है, आप भी कह रहे हैं NHPC बाय कर लो, टेक्निकली ठीक है। रिपोर्ट भी कह रही है कि NHPC बाय कर लो, 100 से प्लस तक के टारगेट्स मिल रहे हैं आपको, 17 के टारगेट्स हैं। तो NHPC पे कुल मिला के आज दिन ठीक बन रहा है। तो एक तो ये पॉइंट आप नोटिस कर लेना, ये शेयर आज सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहेगा किसी ना किसी और वजह से भी। आगे बढ़ते हैं, मयूरेश जोशी भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मयूरेश सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। भारत फोर्ज पे ज़रा सर बताइएगा, इन्होंने US के एक कंपनी के साथ करार किया है। अब तो लगता है डर US की बात सुन के भी कि अच्छा US की कंपनी के साथ करार है, करार में क्या लिखा गया होगा आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बार ज़रा भारत फोर्ज पे आपके रिकमेंडेशन, अगर खबर नहीं पड़ी तो सर सामने हम दिखा देते हैं। अमेरिका के लिए तोप सप्लाई के लिए करार है, ये तोप का मुंह किस तरह पता नहीं। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो मुझे लगता है आई थिंक जो Morning, sir. टैरिफ्स, रेसिप्रोकल टैरिफ्स का जो एक डर का माहौल बना हुआ है, उससे आई थिंक काफी सेक्टर्स शायद एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट के ग्रिप में आ चुके हैं। और अगर ये टैरिफ्स जेन्युइनली लगते हैं ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस, तो मैन्युफैक्चरिंग इन US एक बहुत आसान चीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हाउ डू कंपनीज कॉम्प्रिहेंड दैट, ये देखना बहुत जरूरी होगा। दूसरा आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द कोर डिफेंस सेगमेंट, यानी जो कोर इनका क्लास 8 ट्रक सेगमेंट है भारत फोर्ज के लिए, उसके अलावा जो इनका डिफेंस में एक फोरे है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सम एलिमेंट ऑफ डिवर्सिफिकेशन जो कंपनी ने किया है ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड ईयर्स, एंड दैट शुड प्रॉब्ली होल्ड देम इन गुड स्टेट।
ये नहीं भूलना चाहिए कि जो क्लास 8 डिमांड है यूएस में, दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन एक्सट्रीमली स्टेबल एंड इनफैक्ट इम्प्रूव एज वी हेड इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। अभी जो इमीडिएट रिप्लेसमेंट है फॉर क्लास 8 ट्रक्स विद इन यूएस इटसेल्फ, ये कोई रेडिली अवेलेबल फैसिलिटीज या रेडिली अवेलेबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, और इसलिए अगर डिमांड बरकरार रहेगा और सप्लाई को अचानक रोका जाए तो दैट कैन बी इन्फ्लेशनरी इन नेचर, स्पेसिफिकली यूएस कॉन्टेक्स्ट में। तो मुझे लगता है, आई थिंक ऑब्वियसली डर का माहौल है, टैरिफ्स, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, बट जो कोर बिजनेस सेगमेंट है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्रोथ क्लास 8 ट्रक्स को लेके, दूसरा डिफेंस में आई थिंक जितने इनको डोमेस्टिक ऑर्डर्स मिल गए हैं या ग्लोबल भी, और जितनी डी रिस्किंग या डिवर्सिफिकेशन हुई है फ्रॉम द कोर क्लास 8 ट्रक बिजनेस, I think that is also expected to contribute significantly going forward to the EBIT as well. But yes, फिलहाल I think जो situation है उसके वजह से शायद ये सारे जो US एक्सपोर्ट स्टॉक्स है इसमें थोड़ी I think एक मिक्स्ड रिएक्शन सी रहेगी, बट कोर बिजनेस जैसे मैं कह रहा हूँ और कोर आउटलुक का जो एक मैं नजरिया बता रहा हूँ वो शायद पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल दीज फोर्जिंग। फोर्ज को लेकर ये व्यू, लेकिन देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर काफ़ी ज़्यादा माहौल गर्म है और डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से नाराज़ दिख रहे हैं। उनके बड़े ख़ास दोस्त हैं इलॉन मस्क, लेकिन एक इंटरव्यू दिया जो फॉक्स न्यूज़ को, उसमें उन्होंने कहा है कि फैक्ट्री लगाते हैं अगर इलॉन मस्क भारत में, ठीक है लगाएं वो, लेकिन ये अमेरिका के हित में नहीं होगा, अमेरिकी लोगों के लिए ये ठीक नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि साउथ एशिया में ख़ासतौर से भारत में मस्क के लिए अपनी कार को बेचना एक तरह से इम्पॉसिबल है, असंभव बताया है। तो बहुत गजब का नेचर है डोनाल्ड ट्रंप का, मतलब न्यूज़ में हमेशा रहता है, एक तरफ उनकी दोस्ती देखी जाती है मस्क के साथ और मस्क भारत में प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ दिनों पहले अभी ये भी आया था कि करीब करीब टेस्ला ने 13 पदों के लिए वैकेंसी भी निकाली है, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुंबई और दिल्ली में उनके पहले शोरूम खोले जा सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर मारुति ने भी अपनी तैयारी काफ़ी तेज़ की थी। हमने देखा था भारत मोबिलिटी एक्सपो में उन्होंने अपनी ई विटारा लॉन्च की थी। लेकिन जो पेरेंट कंपनी है सुजुकी मोटर, उन्होंने अपनी ईवी की पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं। ये बदलाव क्या हैं, ये ज़रा समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। सृष्टि, बताइए क्या चेंजेस हैं स्ट्रेटजी में? देखिए, सुजुकी मोटर कॉर्प की तरफ से मिड टर्म स्ट्रैटेजी आई है जिसमें सबसे बड़ा बदलाव आने वाले समय में जितने नंबर ऑफ लॉन्चेस हैं उनमें कटौती की गई है। क्योंकि पहले मारुति सुजुकी ये बोलती थी कि 6 लॉन्चेस होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी में वित्तीय वर्ष 2030 तक, अब उस नंबर को घटाकर 4 ही कर दिया गया है। तो ये एक सबसे बड़ा बदलाव है जो कि इनकी स्ट्रैटेजी में आया है। क्योंकि अभी ई विटारा लॉन्च हुई थी, इसके बाद आने वाले प्रोडक्ट्स को लेकर भी काफ़ी एक्साइटमेंट थी और ये माना जा रहा था कि किस तरीके से मारुति सुजुकी नए लॉन्चेस के चलते मार्केट शेयर गेन करेगी और उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उन सब पर चर्चा थी। पर अभी सबसे बड़ा बदलाव जो है इस नंबर में एक कटौती का है। इसके अलावा जो कंपनी ने अपने टारगेट्स दिए हैं वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट ही हैं, क्योंकि पहले भी मारुति सुजुकी का यही कहना था कि इस पूरे पोर्टफोलियो में, यानी आने वाले टाइम में जो भी इंडिया की सेल्स होती है जिसका टारगेट करीब 2.5 मिलियन यूनिट्स तक उन्होंने रखा है वित्तीय वर्ष 2030 तक घरेलू बाजार में, उसमें से लगभग आप देखेंगे तो 15% जो है वो BEV का हिस्सा होगा, HEV यानी हाइब्रिड का 25%, CNG का 35% और साथ ही फ्लेक्स फ्यूल भी अब उनका कहना है कि 25% उनके पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हिस्सेदारी जरूर रखेगा। अब मारुति सुजुकी घरेलू बाजार पे फोकस कर रही है, पर इंटरनेशनल बाजारों पर भी उनका काफ़ी फोकस है। और उन्होंने ये भी कहा है सुजुकी मोटर कॉर्प ने कि इंडिया को वो एक एक्सपोर्ट हब बनाना चाहते हैं, जहाँ यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं वो यूरोप और साथ ही अफ्रीकन मार्केट्स में जाएंगी। तो उसको लेकर भी उनकी पूरी प्रोडक्ट मिक्स की स्ट्रैटेजी, 15% BEV का कंट्रीब्यूशन और बाकी हाइब्रिड और साथ ही CNG का कंट्रीब्यूशन उन्होंने तय किया है। इसके अलावा मारुति सुजुकी ये भी बता रही है कि हालांकि थोड़ा सा जो मार्केट शेयर डिक्लाइन हुआ है उसको लेकर थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में बदलाव कंपनी ने किए हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन है, पर आने वाले टाइम में 50% मार्केट शेयर कंपनी हासिल करना चाहती है। और जो उन्होंने पद संभाला हुआ है ऑटोमोटिव लीडर बनने का भारतीय बाज़ारों में, वो उसको और भी बढ़ाना चाहते हैं। तो ये कुछ प्लान ज़रूर सामने आए हैं सुजुकी मोटर कॉर्प की तरफ से। ठीक है, शुक्रिया सृष्टि। तो पहले प्लान हुआ था कि FY 30 तक
वो 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा उन्होंने ट्रिम किया है। अब 6 नहीं 4 ही करेंगे। हालांकि मार्केट शेयर का जो उनका टारगेट है वो है 50% का। वैसे भी अगर आप पैसेंजर व्हीकल में देखेंगे तो हर 2 में से एक गाड़ी मारुति सुजुकी की बिकती है, तो वही लक्ष्य वो लेकर चल रही ईवी में। हालांकि थोड़े पीछे हो गए क्योंकि बाकी कंपनीज ने काफ़ी पहले इसमें स्ट्राइड ले लिया था, जैसे कि टाटा मोटर्स ने या फिर M&M ने भी उसके बाद। मयूरी जी, आपसे ही जानना चाहेंगे मारुति सुजुकी के लेकर। देखिए, ईवी वाली ये जंग ऐसा नहीं कि नई है, पुरानी हो गई और मारुति की एंट्री थोड़ी सी लेट हुई है, और ये फिर स्ट्रेटजी कैसे देख रहे हैं आप इसको? आई थिंक दो चीजें देखनी चाहिए मॉनिटरी अभिषेक जी। दो चीजें आई थिंक, अगर आप यूरोप का कॉन्टेक्स्ट देखें तो आई थिंक जो ईवी की एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन विटनेस किया जा रहा है। तो आई थिंक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी जो ईवी का अडॉप्शन है, इसमें थोड़ा डिफरमेंट, थोड़ा डिले, थोड़ा लैग, ये बिल्कुल देखा जा रहा है। आई थिंक आई वाज रीडिंग अ फ्यू ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑटोज को लेके ये वर्ष और अगले वर्ष के लिए। आई थिंक एटलीस्ट दोज रिपोर्ट्स आर इंडिकेटिंग द सेम। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ, अगर आप सिग्निफिकेंट लॉन्चेस करते भी हैं अगले 2 या 3 वर्षों में, और अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट कंप्लीटली रेडी और इक्विप्ड, आप इतने लॉन्चेस लेके करोगे क्या? थर्ड, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन इटसेल्फ, कंपटीशन किस पहलू में, किस प्राइस पॉइंट्स में, किस वेरिएंट्स में और किस फीचर्स विद स्ट्रोक कंटेंट के साथ व्हीकल्स लॉन्च कर रही है, क्या प्राइस पॉइंट्स पे कर रही है, ये एक्सट्रीमली क्रिटिकल रहने वाला है। एंड अगेन लेट्स नॉट फॉरगेट कि आई थिंक एज अ प्लेटफॉर्म, स्पेसिफिकली ईवी मोबिलिटी एक इवॉल्विंग प्लेटफॉर्म है। फीचर्स को लेके, पावर ट्रेन को लेके, बैटरीज को लेके, इज गोइंग टू बी इवॉल्विंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। इसलिए आपने एक सडन इन्वेस्टमेंट्स अगर कर दिए हैं एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, और अगर 3 या 4 वर्षों में एक सिग्निफिकेंट चेंज देखा मिला, तो आई थिंक आपकी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स शायद थोड़ी वेस्टफुल हो सकती है, बिकॉज यू देन हैव टू अडॉप्ट टू द न्यू प्लेटफॉर्म कमिंग। तो मुझे लगता है एक तो पहली स्ट्रैटेजी इन द राइट डायरेक्शन है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक अगर आप 20 और 25 लाख के ऊपर की गाड़ियां छोड़ दें तो द मार्केट इज एक्सट्रीमली प्राइस सेंसिटिव, और जो स्पेयर्स और सर्विस का कंपोनेंट रहता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए कोई नया एंट्रेंट जब आता है, हम टेस्ला की जब बात करते हैं एज एन एग्जाम्पल, आई थिंक ये सारी अटकलें और चीजें बनाना आसान नहीं है, उसको समय लगता है। तो मुझे लगता है आई थिंक मारुति शुड क्लिंग ऑन विद न्यू वेरिएंट्स कमिंग थ्रू, जो फीचर्स हैं, प्राइस पॉइंट्स अट्रैक्टिव है, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक परफेक्टली सूटेड एज वी तरीके। ठीक है, मारुति को लेकर ये व्यू। लेकिन एक रिपोर्ट आई है यूबीएस की बजाज फाइनेंस को लेकर, और बजाज फाइनेंस का जो उस पर बिकवाली की राय दी है यूबीएस ने। लक्ष्य को हालांकि 6,500 से बढ़ाकर किया है 6,800 रुपए का। उन्होंने ये कहा है कि एनबीएफसीज में अनसिक्योर्ड लोन को लेकर दिक्कतें हैं, और मार्जिन और रिटर्न ऑन एसेट्स में आगे भी गिरावट संभव है, और क्रेडिट जो कॉस्ट है आगे ऊंची बने रहने की आशंका है। ये कुछ कंसर्न्स हैं। हालांकि हाल फिलहाल में बजाज फाइनेंस में बहुत अच्छी तेजी देखी है, रिकॉर्ड हाइस पर भी ये शेयर पहुंचा है, और निश्चित तौर पर कोई ऐसी दिक्कत इसमें दिखी नहीं है। जरा इस पर एक व्यू ले लेते हैं कि क्या करना चाहिए। कुणाल जी, बजाज फाइनेंस आपको चार्ट में कोई प्रॉब्लम लग रही है क्या इसमें? वेल, ऐसी कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है अभिषेक जी। बजाज फाइनेंस में ऐसे अच्छे खासे मोमेंटम हमें रिसेंट डेज में देखने को मिली है बजाज फाइनेंस में, और आने वाले दिनों में और भी देखने को मिल सकती है। स्टॉक फिलहाल 8,440 का राउंड है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे जो एसएल यहाँ पे हम मेंटेन करके चलेंगे वो 8,200 का होगा। एसएल थोड़ा सा बड़ा है, 8,200 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, 8,680 का पहला टारगेट है, जिसका रिसेंट का टॉप है। एंड जिस दिन ये टॉप ब्रेक होता है, आपको ऊपरी लेवल पे 9,000 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो खरीदारी करके चलने की सलाह है। और वैसे भी स्टॉक ने वीकली चार्ट पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है एसएनएच ट्रायंगल फॉर्मेशन का। सो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बढ़िया से मोमेंटम ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो लॉन्ग क्रिएट करके चलने की सलाह रहेगी इसमें। इकोनॉमिक टाइम्स के सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर निकल कर आई है, और शरद हमें बता रहे थे कि उनका मानना है कि जीएसटी जो सिगरेट पे अभी 28% पे लगाया जाता है, उसे बढ़ाकर 40% किया जा सकता है। और अगर ये खबर सच निकलती है तो आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज जैसे कुछ कंपनियों के लिए काफ़ी बड़ी नेगेटिव खबर होगी। याद रखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 75% के टैक्सेस लगाने की रिकमेंडेशन देता है, लेकिन भारत में अगर जीएसटी और बाकी टैक्सेस मिलाए जाए तो करीब 53% के टोटल टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो कोई स्कोप है वो टैक्सेस बढ़ाने का, और इकोनॉमिक टाइम्स से ये खबर
बड़ी खबर आती हुई। हमारे मेहमानों से इस पर राय ले लेंगे। आईटीसी, कुणाल, इस स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी? वेल, आईटीसी की बात करें तो जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक में हमें एक डाउनसाइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया है 420 के लेवल का। उतना ही नहीं, वीकली चार्ट पे 100 एमए के नीचे का भी ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। सो वीकली चार्ट पे तो जो मोमेंटम है वो बियरिश साइड की ही है। डेली चार्ट पे भी जो मोमेंटम है फिलहाल वो बियरिश साइड की ही लग रही है। लोअर लेवल की बात करें तो 390 एंड अगर गिरता है तो 380, यानी 390 से 380 के लेवल तक इसमें डाउनसाइड की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। और मैं यहाँ तक कहूंगा कि अगर ये लेवल अप्रोच होता है 380 से 390, तो आप वहां पे पोजीशन बना के चल सकते हो, क्योंकि वहां से अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलेगा और वो बाउंस बैक अप टू द लेवल ऑफ 460 होगा। सो प्रेजेंट लेवल से गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 380 390 के लेवल तक। से 390 तक के लेवल्स आईटीसी पर नजरिया दिखाई दे सकते हैं। नजरिया थोड़ा सा नेगेटिव आईटीसी और सभी सिगरेट मेकर्स पर आज सुबह इस खबर के चलते। लेकिन टाटा पावर, याद रखें, इस स्टॉक पर कल भी करीब 2.5% की तेजी दिखी थी और आज एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है। उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है। जो पहले 300 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य था उसे बढ़ाकर 345 रुपए प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी पॉजिटिव है। मॉड्यूल और सेल मैन्युफैक्चरिंग और ईपीसी टर्न अराउंड, इन सभी पैरामीटर्स पर उनका नज़रिया पॉजिटिव, और इसी के चलते उन्होंने FY25 और 26 के ईपीएस एस्टिमेट्स 9 से 13% तक बढ़ाए हैं। तो अपग्रेड आया है बढ़ा टाटा पावर पर। किरण, आपकी क्या राय होगी टाटा पावर पर? कल 2.5% ऑलरेडी स्टॉक चढ़ चुका है। टाटा पावर की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह से हम फॉर्मेशन देख रहे हैं, एक रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न लोअर टाइम फ्रेम में और डेली चार्ट के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वहां पे भी एक बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। सो टाटा पावर करंट मार्केट प्राइस से एक बार के लिए लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं। कोई भी डिप आता है नीचे में 340, तो 340 से 350 एक्यूमुलेशन जोन ही है। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 320 का रखिए। अगर 320 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में डेफिनेटली 380 से 390 तक ये स्टॉक जाने की गुंजाइश रखता है। रिप्स की रणनीति टाटा पावर पर और एचएसबीसी के इस रिपोर्ट के चलते स्टॉक में आज एक्शन दिखाई देगा। लेकिन इस बीच फार्मा सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स कल फोकस में थे। टैरिफ की बात निकल कर आई और आज फिर एक बार ट्रंप की कमेंट्री आई है कि अगले 1 महीने में ये टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। हाँ, दिन के निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी सभी स्टॉक्स में दिखी, लेकिन निफ्टी फार्मा इंडेक्स फिर भी कमजोरी के साथ कल के सत्र में बंद होता हुआ नजर आया। मयूरेश जी, आपकी राय लेना चाहूंगी पूरे फार्मा इंडेक्स पर। हाँ, कंपनियों के ईपीएस पर इम्पैक्ट दिखाई देगा, जो अमेरिका में बिक्री होती है उस पर भी इम्पैक्ट थोड़ा सा दिखाई देगा, लेकिन पूरे सेक्टर पर से जो कॉमेंट्री निकल कर आई है ग्लोबल टैरिफ वॉर को लेकर, उसके बेसिस पर फार्मा सेक्टर पर आपकी क्या राय होगी? ये तो दो चीजें वापस आई थिंक, जैसे मैं ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहा था कि टैरिफ्स किस सेक्टर पे लग सकते हैं, किस मात्रा में लग सकते हैं, नोबडी श्योर अबाउट दिस, बट फार्मा अगेन बिकम्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल सेक्टर। आई थिंक अगर आप देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ एफडीए प्लांट्स चाइना और इंडिया में ही है। उनके ऑडिट्स अच्छे खासे होते हैं, ऑडिट के पैरामीटर्स और पहलू काफी स्ट्रिंजेंट है, और इसलिए मुझे लगता है कि अगर सडनली टैरिफ्स इंट्रोड्यूस किए जाए, जो एफडीए कंसर्न्स कुछ प्लांट्स पे अभी भी है जहाँ पे सप्लाई शायद ठीक तरीके से हो नहीं रहा है, दैट कैन क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ दीज एंड प्रोडक्ट्स। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप प्राइसिंग बरकरार रखो, टैरिफ बढ़ेंगे, टैरिफ आप झेल लो, विच कैन मीन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट फॉर मार्जिन्स ऑफ दीज कंपनीज एज वेल, विच कैनॉट देन बी सस्टेनेबल। क्योंकि अगर आप R&D एक्सपेंसेस देखते हैं काफी स्पेशलिटी ड्रग्स के, तो उसमें शायद एक अटकलें आ सकती है, क्योंकि जितनी एक्सपेंडिचर इन्होंने कैपिटलाइज की है पूरे फेज 1, 2, 3 ट्रायल्स के लिए, जो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर लगता है फ्रंट एंड मार्केटिंग के लिए भी, हालांकि एक्सक्लूसिविटी पीरियड जरूर मिलता है, मार्जिन्स बेहतर होते हैं कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, बट दीज कैन हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट एज फार एज द ओवरऑल सेक्टर इज कंसर्न्ड। इसलिए देखना पड़ेगा आई थिंक एग्जैक्ट अनाउंसमेंट्स क्या होती है, लेके अगर ये अब्सॉर्ब किए जा सकते हैं फॉर द सेक्टर एज अ होल, तो मुझे लगता है आई थिंक द सेक्टर विल लार्जली इग्नोर दैट टू अ लार्ज एक्सटेंट। बट अगर हम कोर ग्रोथ की बात करें तो कहीं ना कहीं आई थिंक इफ दैट प्रोबेबली गेट्स इम्पैक्टेड, फिर शायद कंपल्स पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो आई थिंक
देखते हैं इसका इफेक्ट कैसा होता है। काफी जो बड़े नाम है, ये यूएस फॉर्मुलेशंस में अच्छा खासा एक्सपोर्ट उनका एक कंपोनेंट है। और इसमें अगर एडवर्स रिएक्शंस रही हैं, एडवांस अनाउंसमेंट्स रही, तो डेफिनेटली अर्निंग्स में इम्पैक्ट आएगा। तो देखना पड़ेगा आई थिंक क्या अनाउंसमेंट्स आती है। फिलहाल आई थिंक सन फार्मा जैसे स्टॉक, स्ट्राइड जैसे स्टॉक हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में है, बट वी आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग एंड वेटिंग कि अनाउंसमेंट्स का इन पे क्या असर है उसका। राइट्स, ये दोनों स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में, हाँ, लेकिन काफ़ी अनसर्टेनिटी है अभी। कितने रेट्स लगाए जाएंगे, कितना इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाएगा, कब से लगाया जाएगा, सबकी डिटेल्स अगले कुछ दिनों में आती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बीच कल एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन दिखा था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 8% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। इसी के साथ MCX यहाँ पर भी करीब 4% की तेज़ी दिखी थी। और कल शाम को डिटेल्स निकल कर आई, BSE में एक ब्लॉक डील हुई थी जहां पर गोल्डमैन सैक्स ने करीब 7.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं 5,504 रुपए प्रति शेयर के दाम पर। तो इस ब्लॉक डील के चलते कई सारे स्टॉक्स में कल एक्शन दिखा था और BSE भी 8% की तेजी के साथ बंद हुआ था। कुणाल, इन दोनों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी, BSE और MCX? सबसे पहले BSE की बात करते हैं। जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी 100 DMA का सपोर्ट स्टॉक ने लिया हुआ था 17 फेब को, और उसके बाद एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है। नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि लोअर लेवल पर जो सपोर्ट आ रहा है वो 4,980 का है और फिलहाल स्टॉक 5,630 के अराउंड है। तो अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसको होल्ड करके रखिए। ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक आपको 5,860 और 5,860 के बाद ये अल्टीमेट टारगेट 6,100 का दिखा सकता है। और 6,100 जिस दिन ये स्टॉक ब्रेक होगा, आपको वन वे 6,600 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है। मोमेंटम अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। सामने साइड MCX की बात करें तो MCX फिलहाल 5,636 के अराउंड 5,636 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे खरीदारी करके चलने के मौके बन सकते हैं, क्योंकि पहले भी स्टॉक ने 5,280 के अराउंड का सपोर्ट लिया था और उसके बाद ऊपरी लेवल पे स्टॉक ने 6,180 तक के लेवल दिखाए थे। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर है यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के लिए। रिजर्व लेवल पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 5,290 का SL थोड़ा सा लंबा है, लेकिन टारगेट भी अच्छे खासे ऊपरी लेवल पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो 5,290 का हम यहाँ पे SL मेंटेन करके चलेंगे। अल्टीमेट टारगेट की बात करें तो 6,160 का पहला टारगेट होगा और 6,160 जिस दिन ब्रेक होगा, आपको वन वे डायरेक्शन में 6,800 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी प्रेजेंट लेवल से 1,200 पॉइंट ऊपर के लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। सो MCX खरीदारी करके चलने की सलाह है प्रेजेंट लेवल से। BSE में खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है उनको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स पे तो आपको रिकमेंडेशन मिल रही है और कुछ और स्टॉक्स पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इन बिटवीन एक दो काम और कर लेते हैं जहाँ पे कुछ कल ब्रेकआउट्स आए, या फिर मैं बोलूँगा कल जो शेयर्स थोड़े अच्छे चले या अच्छे टूटे, उनमें से कुछ छांट के शेयर के आज भी चल सकते हैं, वो पता कर लेते हैं। जैसे कल का दिन बढ़िया था यूनियन बैंक के लिए, एक बार ज़रा दिखा पाएंगे? अच्छा, अब तो खैर टिक्स से आना शुरू होंगे तो अब आप वो पुरानी वाला बात नहीं दिखा पाएंगे, बट यूनियन बैंक कल बढ़िया बंद हुआ था, वॉल्यूम भी था उसके अंदर। किरण जानी, एक बार ज़रा चेक करेंगे यूनियन बैंक? यूनियन बैंक की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट प्राइस के ऊपर कल आपने जैसे बताया कि जो एक रिकवरी हमने देखी थी, वो रिकवरी का मेन रीजन था कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑन RSI। दूसरी तरफ आप देखोगे तो स्टॉक काफी दिन के बाद 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है, मल्टीपल हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बनी है। तो जब तक ये काउंटर 105 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, तब तक बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ऊपर में कहीं ना कहीं 130 135 तक ये स्टॉक जा सकता है। और शेयर भी है एंजल वन, वो भी कल बढ़िया बंद हुआ था वॉल्यूम के साथ, इसको जरा चेक करवा लेते हैं। कुणाल परार, एक बार जरा आप चेक करेंगे एंजल वन, कल अच्छा बंद हुआ था ये भी। एंजल वन की बात करें, फिलहाल स्टॉक 2,320 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिला और अच्छे खासे मोमेंटम में है। स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है 2,150 के लेवल का। पहले भी 2,150 के लेवल का सपोर्ट लेके स्टॉक तो ऊपरी लेवल पे 2,540 तक के लेवल हमें दिखाए थे। सो खरीदारी करके चलने की सलाह है एंजल वन में। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर मैं SL की बात करूँ तो नीचे में 2,200
40 का एसएल काफी अच्छा लेवल आ रहा है, 2240 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। इमीडिएट टारगेट 2380 का होगा, जो इसका रिसेंट टॉप है। 2380 जिस दिन ब्रेक करेगा ये आपको ऊपरी लेवल पे 2600 तक के लेवल दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर कर रहा है लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की, तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। और थोड़ा जल्दी जल्दी लेते हैं स्टॉक्स को। एक बार किरण सर आप जरा जल्दी से बताइएगा, HFCL और चलेगा? कल भी बढ़िया बंद हुआ है बट वॉल्यूम नहीं था ज़्यादा। कल ही हमने डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं जब तक ये 82 ब्रेक नहीं करता और 88 के ऊपर जाता है तो लॉन्ग करना चाहिए। 88 के ऊपर क्लोजिंग है तो डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए 82 के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर टिक जाता है स्टॉक तो ऊपर में 104 105 तक की रैली आप देख सकते हो। जायडस लाइफ साइंसेज के अंदर कल खबर आई थी कि वो टैरिफ लग रहा है। कल कुल मिला के ये करीब 2.5% ही सिर्फ टूटा, हालांकि इंट्राडे में काफ़ी बड़ा स्लिप हो गया था ये। कुणाल जी जरा चेक करना आज क्या होगा इसके साथ। कल खरीदारी करके चलने की सलाह है डिम्पी जी। कल के दिन में 893 के अराउंड का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। आली चार्ट पे हमें कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन भी बनाई है। अगर स्टॉक में कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 880 या 885 तो यहाँ पे आप खरीदारी करके चले। एसएल थोड़ा सा बड़ा आएगा, लो का ही एसएल आएगा 855 का। लेकिन टारगेट की बात कर लेते हैं, 930 का पहला टारगेट है। 930 जैसे ही ब्रेक होता है ये आपको 980 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 855 के एसएल के साथ 880 आता है तब। ठीक है, डन। महेश सर कोई ऑटो स्टॉक्स आप बताना चाहेंगे जिस पे आपका कन्विक्शन काफ़ी बढ़िया हो, काफ़ी अच्छा है? कोई भी ऑटो स्टॉक मैं आपको कंडीशन दे सकता हूँ, उसमें आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर कमर्शियल जैसे भी आपको ठीक लग रहे, कोई एक शेयर जो आपको ऑटो में काफ़ी पसंद हो। जी मुझे लगता है आई थिंक ऑटो एंसिलरीज पे फोकस रखना चाहिए और कोर ऑटो स्टॉक्स ऑब्वियसली आई थिंक जैसे हमने ओपनिंग रिमार्क्स में कहे थे कि दे विल गो थ्रू अ पीरियोडिसिटी ऑफ कंसोलिडेशन। फिर जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है आई थिंक यहाँ पे जो एक मिक्स है ईवी प्लेटफॉर्म्स का, रिप्लेसमेंट मार्केट का, एग्जिस्टिंग पेट्रोल डीजल गाड़ियों का, आई थिंक दैट एंटायर एलिमेंट विल प्रोबेबली स्टे इन फोकस एंड कंटिन्यू टू रिमेन सो। तो मुझे लगता है आई थिंक जैसे मैं कह रहा था फोर्जिंग कंपनीज बिल्कुल नजर में रखनी चाहिए। आरके फोर्जिंग एज एन एग्जांपल, जहाँ पे मशीनिंग पार्ट हैज इंक्रीज टू 74%, जो प्रोडक्ट मिक्स है वो इम्प्रूव हो चुका है। आई थिंक इसको आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द बैटरी मेकर्स, क्योंकि अच्छा खासा डेवलपमेंट इन्होंने लियोन बैटरीज में किया है। बैलेंस शीट पे बहुत लेवरेज है नहीं, काफी कुछ इंटरनल अप्रूवल से हो रहा है, रिप्लेसमेंट मार्केट में प्राइसिंग ठीक ठाक है। और इसलिए मुझे लगता है कि बैटरी मेकर्स जैसे हमारा एक साइड हुए और फोर्जिंग में से आरके फोर्जिंग ये आपके वॉच लिस्ट पे जरूर है। और रतन पे ठीक है, एक काम हम करते हैं, आप कुछ शेयर्स और भी हैं हमने जो छांट के आपके लिए फिक्स किए हुए हैं और उसमें से 9 शेयरों को हम अलग कर देते हैं, उसको नवरत्न शेयर कहते हैं। तो शरद मेरे सहयोगी आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपको 9 के 9 शेयर वापस से बता देते हैं। शरद बताएं जरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो है आपके सिगरेट स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। यहाँ पे ईटी की खबर आ रही है कि जीएसटी काउंसिल जो है आपका जीएसटी रेट्स कंबाइंड बेसिस पे सिगरेट और टबैको प्रोडक्ट्स को 40% तक बढ़ा सकती है। इसके अलावा एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लग सकता है जब कंपनसेशन सेस 2026 में कंप्लीट हो। याद रखिए ये जीएसटी काउंसिल का प्रेरोगेटिव है और आईटीसी वीएसटी इंडस्ट्रीज गॉडफ्री फिलिप्स पे जो है सेंटिमेंटली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। भारत फोर्ज की बात करें तो एलओआई साइन किया है एएम जनरल के साथ, जहां पे वो कैनन सप्लाई करने वाले यूएस के मार्केट में। पहली बार ऐसा इंडिया की कोई डिफेंस कंपनी है जो कैनन सप्लाई करेगा। ऑटो स्टॉक्स पे जो है थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज भी है। ट्रंप और मस्क के बीच जो एक बातचीत भी हुई थी टीवी इंटरव्यूज़ को लेके यूएस में, उन्होंने वहाँ पे कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो है इंडिया में लग सकते हैं और मस्क ने कहा भी कि लगभग 100% जो है ऑटो के इंपोर्ट्स में लगते हैं यूएस से जो गाड़ी आते हैं। इसके अलावा सियाम का भी कॉन्क्लेव हुआ था, वहाँ से भी जो है एक कॉशियस टोन जो है इंडियन ओईएम प्लेयर्स के आई। लगभग 1 से लेकर 1.5% तक का ही ग्रोथ का अनुमान है FY26 के लिए पूरे इंडस्ट्री के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो शायद ऑटो स्टॉक्स को नेगेटिव जोन पे ला सकते हैं। अगर ऑटो स्टॉक्स की बात करें तो मारुति सुजुकी पे भी नज़र रखिएगा। उनकी पेरेंट कंपनी ने जो मीडियम टर्म प्लान पे जो है अपनी एक स्ट्रैटेजी निकाली है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि एनुअल प्रोडक्शन लगभग 40 लाख गाड़ी की होंगी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स को लेके, और सुजुकी मोटोकॉर्प ने कहा है कि वो लगभग 50% मार्केट शेयर जो है एज अ मार्केट लीडर टारगेट करने वाले हैं। इसके अलावा सायंट के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। सुकुमल बैनर्जी को अपॉइंट किया गया CEO के तौर पे
और ये लगभग 27 से 30 साल जो इन्होंने HCL टेक में दिया लीडरशिप पोजीशंस को लेके, और ख़ास करके $1.5 बिलियन का उन्होंने सेल्स का भी जो है इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स भी संभाला है। BSE की बात करें, हमारा 6वां स्टॉक रहेगा। यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने 0.53% स्टेक की एक्विजिशन की, रफली 7.3 लाख शेयर्स आता है। टाटा टेक आयरेडा पे भी नज़र रखेगा। वायदे बाजार में FNO सेगमेंट में इन दोनों स्टॉक्स की एंट्री होने वाली है मार्च सीरीज से और फरवरी 28 जो है इनका डेट रहेगा। इसके अलावा HSBC टाटा पावर पे एक अपग्रेड आई है, होल्ड पहले रिड्यूस था, टारगेट प्राइस भी बढ़ा है 300 से 345 का, और आगे जाते वो कह रहे हैं कि जो एग्जीक्यूशन है, अब मैक्रो वीक है लेकिन एग्जीक्यूशन में अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, तो टाटा पावर पे भी नज़र रखिएगा। और पावर सेगमेंट में हमारा एक और स्टॉक रहेगा जो हमारे बिग बोल्ड ब्रोकरेज सेगमेंट में आएगा, वो है NHPC। CLSA का रिपोर्ट आया, अपग्रेड कर दिया इसको हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म में। पहले ये रेटिंग आउट परफॉर्म की रेटिंग थी, टारगेट प्राइस थोड़ा सा गिरा, लेकिन अपग्रेड आई है कन्विक्शन को। और आगे जाते उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी कहा कि स्टॉक डबल हो सकता है अगले 4 साल में, और एक बुलिश नज़रिया बनता है NHPC पे। शुक्रिया 9 के नौरत्न की ये सूची हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो मिले जुले संकेतों के बीच ये नौरत्न की सूची जो है वो कह सकते हैं कि एक उम्मीद काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक इस वक्त काफ़ी कुछ रेडार पर है। अच्छी खासी खबरों के बीच अगर आप देखेंगे प्री ओपन में भी जहां जहां शरद हमें स्टॉक्स और खबरें बता रहे थे, वहां पर एक रिएक्शन बनता हुआ जरूर दिख रहा है। कई सारी खबरें हैं जिसके चलते आज स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पॉजिटिव नजर आ सकते हैं। IT सेक्टर के लिए एक्सचेंज एंसिलरीज जिसकी हम बात कर रहे थे, कल भी एक्सचेंज वाले स्टॉक्स चल रहे थे, आज भी चलने की पूरी उम्मीद। प्री ओपन में भी इन स्टॉक्स में एक एक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही इरेडा, टाटा टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स और बिग बोल्ड ब्रोकरेज के तौर पर NHPC का काउंटर है जिस पर फोकस रखना होगा। ये सारे के सारे स्टॉक्स बाजार खुलने के साथ साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं इस पर भी नजर होगी। लेकिन मिक्स क्यूज है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त कमजोरी के रुझान दिखा रहे, एशियाई बाजार में कमजोरी है। US मार्केट स्ट्रॉन्ग क्लोज हुए। FIS की सेलिंग कंटिन्यू हो रही है, लेकिन FIS की बिकवाली की रफ्तार जो है वो कम पड़ी है, तो इस पर जरूर फोकस कीजिएगा। एक छोटी सी पॉजिटिविटी जिस पर नजर होनी चाहिए। इस बीच 10 पैसे मजबूती के साथ रुपया खुलता हुआ दिखा है। 86 रुपये और 95 के मुकाबले 86 रुपये और 85 पर आज रुपए की ओपनिंग, तो क्लियरली 10 पैसे की मजबूती के साथ डॉलर के मुकाबले रुपया खुलता हुआ। चंद मिनट बचे हैं बाजार खुलने में। स्टॉक स्पेसिफिक जहां बाजार पर बातचीत हम कर रहे थे, ऑटो सेक्टर पर अभी फंडामेंटली मयूरेश से एक राय ली। किरण, गुड मॉर्निंग। आपसे जानना चाहूंगी, ऑटो एंसिलरी की चाल पर तो नजर है ही, लेकिन एंसिलरी का भी एंसिलरी PCBL, फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड, यहां पर भी अच्छा खासा एक्शन है। फोर्जिंग वाले स्टॉक्स पर भी एक्शन देखने को मिला है। ऑटो एंसिलरी कुछ दिनों में ही हम देखेंगे बिक्री के आंकड़े भी आ जाएंगे। कोई स्टॉक आपके रेडार पर? गेम करके एक स्टॉक है जो हमारे रडार पे। रीजन बिंग अगर आप देखोगे इसका वीकली चार्ट, तो 200-220 के आसपास से एक ब्रेकआउट हमने सितंबर महीने में देखा था। उस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ऊपर में 380 तक गया, वहां से वापस एक प्रॉफिट बुकिंग आई और 200-220 के आसपास हम देख रहे हैं कि कल एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनी हुई है। अगर आज स्टॉक 220 के ऊपर ओपन होता है और सस्टेन होता है, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम यहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी देख सकते हैं। साथ ही साथ एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न भी बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से 220 या कोई भी गिरावट आती है लॉन्ग करना चाहिए। 205 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट लेवल पे ऊपर में 265 तक के टारगेट आप देख सकते हो। ठीक है। इस बीच बाजार की कमजोर शुरुआत के संकेत नजर आ रहे हैं। निफ्टी करीब 100 अंकों की कमजोरी इस वक्त दिखाते हुए प्री ओपन टिक्स में, और बैंक निफ्टी में करीब 250 अंकों की गिरावट का रुझान इस वक्त देखने को मिल रहा है। ये वही बैंक निफ्टी है जो कि कल बाजार को संभालने का काम कर रहा था, और ड्यूरिंग द एंटायर सेशन हमने देखा कि बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स में जहां पर परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बेहतर था वो बैंक निफ्टी की तरफ से था। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर कुणाल, एक राय आपसे भी जानना चाहेंगे। इस वक्त भले ही हम देख रहे हैं कमजोर शुरुआत के पूरे संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन लार्जर प्लेयर्स, छोटी मझौली बैंक्स, किस तरह के सेंटिमेंट्स आप देख रहे हैं? कुणाल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। फिलहाल अगर हम सेंटीमेंट की बात करें तो एक अच्छी खासी मोमेंटम प्राइवेट बैंक में हमें देखने को मिल रही है। आप HDFC बैंक, कोटक बैंक की बात कर लीजिए, या तो ICICI बैंक की बात कर लीजिए। पिछले कुछ दिनों से अच्छे खासे सपोर्ट होल्ड करके रखे, और आने वाले दिनों में लग रहा है कि यहाँ से हमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अगर ये मोमेंटम आती है तो बड़े उसका सीधा बेनिफिट निफ्टी को भी यहाँ पे होने को देखने को मिल सकता है। सो
मेरा यहाँ पे मानना है कि यहाँ पे HDFC बैंक खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 1723 के अराउंड का क्लोजिंग था, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। लो लेवल पे जो एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे वो 1680 का है। टारगेट की बात करें तो 1765 का पहला टारगेट है, वो जैसे ही ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पर 1840 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। सेम वे कोटक बैंक ने भी वीकली चार्ट पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है, वहां पे भी खरीदारी करके चल सकते हैं। सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। इवन एसबीआई ने भी डेली चार्ट पे हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बनाई है, सो वो भी यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। सो मुझे जो सेंटीमेंट लग रहा है बैंकिंग साइड से फिलहाल वो एक पॉजिटिव साइड का ही है। ठीक है, देखते हैं अभी आज क्या होता है, लेकिन जो लेवल्स फ्रीज हुए हैं वो तो बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि निफ्टी के अंदर जैसे मैं आपको बता भी रहा था 60 पॉइंट देख के मेरे को लगता नहीं 60 होगा, इससे कहीं ज़्यादा होगा और डबल हुआ है। करीब 111 पॉइंट फॉल के साथ यानी कि गिरावट के साथ आज मार्केट पहला टिक दिखाएगा आपको, और 256 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी फॉल दिखाएगा। तो बैंक निफ्टी ने वही किया जो हम सुबह आपको बता रहे थे कि करीब 50% उड़ा देगा जो कल आपने गेन किया है। कल करीब आपने 500 पॉइंट बनाए, आज 250 पॉइंट ले लो आप वापस उनसे, और आपने 49,300 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ही खोला है। ये पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो मैंने सुबह भी आपको अपनी कमेंट्री में नोटिस करवाया था। हालांकि इंपॉर्टेंट जॉनर तो 49,000 का ही है, वो नहीं टूटना चाहिए, वो एक अहम सपोर्ट होगा। दूसरा, हमें चौथा दिन है जब हम 23,000 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, हर अटेम्प्ट फेल हो रही है 23,000 तक को पाने में। सोच के देखिए एक विडंबना कितनी बड़ी है, और तो छोड़ ही दो 23,000 को पाने में भी कितने एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं मार्केट को। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि बाजार कितने बियर्स हैंड में है, और 23,000 की कॉल में जमकर कॉल राइटिंग हो रही है। मैं तो आपको पिछले 2 दिन से बता रहा हूँ, और वो 2 दिन से ही कॉल राइटर्स मार्केट्स को ऊपर ही नहीं आने दे रहे हैं। इसलिए आज फिर से अगर गलती से निफ्टी 23,000 आज आपको दिखा दे तो ज़ोरदार शॉर्ट कवरिंग उसके बाद हो सकती है, क्योंकि 23,000 पे इतने शॉर्ट्स हैं कि वही कम से कम 100-200 पॉइंट तो मार्केट को खींच के ऊपर ले आएंगे। तो इसलिए आज का दिन ठीक है, जो है सो है। अभी तो खैर कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। गलती से अगर 23,000 आपको दिख जाए तो ध्यान दीजिएगा ज़रूर। HDFC बैंक, रिलायंस आज शुरुआत में कोई हेल्प आपकी नहीं करेंगे, क्योंकि खुद HDFC बैंक करीब 15-16 रुपये की गिरावट के साथ खुल रहा है। कुछ और शेयर्स जो आज मार्केट के अंदर ओपन कर रहे हैं, मैं ज़रा उनके नाम भी आपको बता देता हूँ, ज़रा दिखा भी देता हूँ मैं। ज़रा पहले दिखाना, हिंडाल्को खुलेगा हरे निशान में, सिर्फ हिंडाल्को, और निफ्टी 50 का कोई भी काउंटर नहीं है। HDFC लाइफ है, वो बस थोड़ा सा फ्लैट खुल रहा है और कुछ नहीं है, तो ये भी फ्लैट ही है एक्चुअली में देखा जाए तो। 70 पैसे है इसके पास भी, और दिखा दो HDFC लाइफ भी, एक बार दिखा दो HDFC लाइफ भी, ये भी 15, या भी आपको दिखा देता हूँ 15 पैसे है इसके पास भी। तो पैसों में कैलकुलेशंस दिखानी पड़ रही है कि ये देखो इतना गैप खोल रहा है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ जरा फॉल वाली साइड पे। ITC के अंदर करीब 1.5%, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक और विप्रो, इन सब में करीब 0.25 से 1.25% तक की गिरावट है। ये मैं बड़े शेयर्स की बात बोल रहा हूँ जिनमें आज आपको ओपनिंग कमज़ोर दिखेगी। कुछ इतर यानी कि निफ्टी से हटकर, जैसे भारत फोर्ज पे खबर आई तो भारत फोर्ज गैप करेगा 1% ऊपर। NHPC पे CLSA की रिपोर्ट आई, 1% ऊपर खुलेगा। BSE की कल की क्लोजिंग अच्छी थी, आज 1% वापस ऊपर खुल रहा है। टाटा टेक भी आज हरे निशान में खुलेगा। जो कमज़ोर खुलेगा फैक्ट, मज़गांव डॉक, ITC, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो मैं आपको गिनवा रहा हूँ कि आज जिनमें वीक ओपनिंग होनी है। खैर, बाजार की कीजिए तैयारी, बेल रिंग होगी और साथ ही ट्रेड शुरू। और इस समय जो पहला टिक आएगा 108 पॉइंट का आ चुका है, और साथ ही साथ निफ्टी बैंक भी करीब 250 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय कर रहा है ट्रेड। तो बाजार के अंदर प्रेशर आपको साफ साफ अभी देखने को मिल रहा है ओपनिंग का, और ये इस समय एडवांस डिक्लाइन की रेशियो के तौर पर भी दिखेगा। इस समय जो एडवांसेस हैं वो करीब 800 हैं, और जो डिक्लाइंस हैं वो करीब 1800 के आसपास का डिक्लाइंस आपको देखने को मिल रहा है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो उतना ठीक नहीं है। दूसरा पॉइंट इस समय अगर आप देखेंगे 49,300 के आसपास का इस समय निफ्टी आपको दिखेगा। बैंक निफ्टी वो करीब एक रेंज में ही है। मेरे को नहीं लग रहा कि इसके अंदर आसपास की कोई सपोर्ट आपको अभी फिलहाल मिलेगा, लेकिन देखते हैं, वेट एंड वॉच करना। मैं आपको फिर से बताता हूँ 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, दूसरा एकोमोडेशन का स्टांस, और तीसरा बाय राइट एंड सेट राइट। इन तीनों को ना छोड़ना। बाजार जो कर रहा है सो करने दो भी फिलहाल। ये आपको ल्योर भी कर रहा है, थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब भी कर रहा है, लेकिन आप अपने आप में अड़े रहो, फिक्स रहो और कोई भी जल्दबाजी ना करो। विक्स के अंदर करीब 1 से 1.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है।
और वो करीब 15 साढ़े 15 के आसपास है। तो विक्स के कुछ ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंस नहीं है, 16 के नीचे ही चल रहा है, तो उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं है। जो मैं शेयर्स बोलूँ फटाफट से स्क्रीन पर फायर करते जाना। पहले जरा बड़े शेयर्स फायर करो, 5-6 HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, TCS, इन्फोसिस, HUL, L&T, ये 6 शेयर्स फायर कर लो ताकि इससे वेटेज पता लग पाए और ये पता लग पाए कि कुछ बड़ा शेयर है जो मार्केट के अंदर आके थोड़ा अपने हेल्प करवाएगा हमको। अभी तक तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिखा, सिर्फ एक रिलायंस को छोड़ के जो अभी अभी हरे निशान में आया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि जब तक वो बड़ा गेन नहीं करता, रेंज का ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक कुछ खास बड़ा मूवमेंट मिलेगा नहीं। ये 1200, 1210 से 1230 की रेंज में फंसा हुआ शेयर है। कम से कम 1265 आए तब इसका ब्रेकआउट का लेवल आएगा, तब की तब देखा जाएगा। फिलहाल एडवांस डिक्लाइन 1165 का, इसका मतलब ये है कि छोटे और मझोले शेयर्स के अंदर कुछ बाइंग हो रही होगी। एक बंद के नजर दिखाइएगा मिड कैप का इंडेक्स और स्मॉल कैप का इंडेक्स, कल दोनों डेज हाई पे बंद हुए थे। इन दोनों इंडाइसिस को एक बार जरा जल्दी से दिखा दो प्रोड्यूसर साहब, निफ्टी का मिड कैप और निफ्टी का स्मॉल कैप। ठीक है, ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रही है, मिड कैप तो सिर्फ 55 पॉइंट ही नीचे है और परसेंटेज में भी कुछ 1/4% नहीं है। स्मॉल कैप बाकायदा हरे निशान में है, इसलिए आपको एडवांस डिक्लाइन का रेशो अभी तक उतना ख़राब होता हुआ नहीं दिख रहा। चलिए देखते हैं, अभी तक तो देखिए 22,800 बचा हुआ है और 49,300 भी बचा हुआ है। और आज निफ्टी का जो लो लगा है अभी तक का, मैं रिपीट कर देता हूँ, निफ्टी का जो लो है 49,300 ही है। इसलिए जब तक 49,300 ब्रेक नहीं हो, जो सुबह में आपको लेवल बता रहा था, तब तक आज बैंक निफ्टी अब नया लो टेस्ट नहीं करेगा। और निफ्टी के अंदर भी 22,800 की इंपॉर्टेंस आपको कई बार बताई हुई है और आज भी आज का जो लो लगा है वो 22,813 का ही लगा है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं कुछ और शेयर्स पे जो निफ्टी की इतर हैं, वो मैं आपको और बता देता हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है इस समय। जैसे कि ITI एक कंपनी है, काफ़ी तेज़ी से टूटी है, मोर देन 50% करेक्शन हो चुका है साल के हाई से, वो करीब 5% ऊपर है। 361 3% ऊपर है, टाटा टेक 3% ऊपर है और ये कुछ एक शेयर्स हैं। जय भारत मारुति भी करीब आज ऊपर है 3% के आसपास। कमज़ोर कौन है? बीकाजी आज कमज़ोर है। इसके अलावा अजंता फार्मा पे भी आज करीब 2% की गिरावट है। UPL आज साल का हाई टेस्ट करने वाला फिर से शेयर बना है, हल्के से हरे निशान के साथ खड़ा हुआ होगा। दूसरे आते हैं और जो शेयर चले उसमें इरडा करीब 3% ऊपर, बजाज होल्डिंग्स 1.5% ऊपर है। सेलेक्टिव शेयर्स का चुनाव कीजिए, तीसरा नियम लागू हो जाएगा, बाय राइट एंड सिट टाइट। एकुमुलेशन का स्टांस रखिए, जब भी कोई डिप मिलता है प्लस कीजिए, आपको इंट्राडे गेन भी हो जाएंगे क्योंकि आप डेज लो पे बंद नहीं कर रहे हो कई दिनों से। ठीक है, आप ऊपर बंद नहीं कर रहे हो लेकिन डेज लो भी बंद नहीं कर रहे हो, तो ये पॉइंट भी है। तो आपका दूसरा नियम लागू हो जाएगा, एकुमुलेशन, यानी कि डिप मिले प्लस करो, इंट्राडे बुक करना है इंट्राडे, रखना है रखो। तीसरा नियम है जो आपको ट्रेड रखना है अपने पास कि नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, वॉल्यूम उसको बढ़ाना नहीं है, आराम से ट्रेड करो। अगर वॉल्यूम को बढ़ाना ही होता ना तो सर बढ़ा के भी देख लो, बाजार वहीं का वहीं खड़ा है, क्या कर लोगे आपके वॉल्यूम से? आपके वॉल्यूम से कुछ हो रहा है क्या? और दूसरा पॉइंट, 70% तो ऑलरेडी रिटेल लेके ही बैठा बेचारा, उसके पास तो गुंजाइश ही नहीं एवरेज करने की। यहाँ से मैं 500 पॉइंट निफ्टी तोड़ दूँ ना तो मैं लिख के दे सकता हूँ रिटेलर के पास एवरेज करने के पैसे नहीं है, क्योंकि 70%, भाई मैं तो मार्केट डाटा बता रहा हूँ, आपकी जेब तो मैंने चेक नहीं की किसी की भी, लेकिन मैं रफ में बता देता हूँ कि मार्केट में 100 में से 70 लोग ऐसे हैं जो अपना सब कुछ लगा चुके हैं अभी तक मार्केट के अंदर। सब कुछ का मतलब जितने पैसे वो लगा सकते थे ना मार्केट के अंदर, वो लगे हुए हैं उनके पैसे, बस वो संभाल रहे हैं जैसे तैसे करके, और एक उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि एक दिन मेरे करण अर्जुन आएंगे, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आएंगे और बाजार को ऊपर ले जाएंगे। वो कब होगा, किस रूप में होगा, कितने दिनों बाद होगा, वो मैं और आप में से दोनों में से कोई नहीं जानता। देखते, बस आपको अपना धर्म निभाना है, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, फिर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी भी 80 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी और 250 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी चल रहा है। और कुछ हीट मैप वगैरह दिखा दीजिए अगर दिखाना चाहें स्क्रीन पर आप। मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों के साथ कनेक्ट करके आपके सामने आज के ट्रेड भी रख रहे हैं। तो जैसे कि गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था, बाजार की शुरुआत कमजोर हुई है और फिर से टेस्टिंग वाले जोन में चला गया है निफ्टी 22,800 के
आसपास है, 850 के आसपास है। आज हम देख रहे हैं कि एमएनएम में 2% की कमजोरी है। एमएनएम के शेयर में लगातार 9वें सत्र में कमजोरी है और ये 3200 से करीब 500 रुपए का एक तरफा फॉल दिखाकर 2700 रुपए पर पहुंच गया है। लगातार प्रेशर यहां पर है। जो जीएसटी बढ़ाकर 40% करने की खबर आ रही है कि सरकार विचार कर रही है, आईटीसी उसके चलते गिरा है। एचडीएफसी बैंक अपने स्ट्रेंथ को बरकरार रखने में कामयाब था, लेकिन वहां पर हम देख रहे हैं कि 1.25% के आसपास की आज नरमी है। 1700 वाले प्राइस के आसपास फिर से घूम फिर के आ गया है। और इसके अलावा देख रहे हैं कि कुछ कुछ शेयर जो कल चल रहे थे वहां पर प्रेशर आ रहा है। बीएल में हम थोड़ी सी आज नरमी देख रहे हैं। तो ये बाजार का माहौल है। निफ्टी बैंक में भी आज कमजोरी है, 49,300 के आसपास कारोबार कर रहा है। हमारे 3 एक्सपर्ट तैयार हैं आपको ओपनिंग के सौदे बताने के लिए। और चलिए शुरुआत करेंगे कुणाल जी आपसे। कहाँ नजर गई है बाजार में आपकी कुणाल जी, क्या खरीदें अभी? वेल, खरीदने की बात करें तो बीपीसीएल खरीदने की सलाह दूंगा ओपनिंग में। बीपीसीएल 255 के अराउंड ट्रेड कर रहा है एंड 100 एमए के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है 50 मिनट इंट्राडे चार्ट पे। तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चले। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा 251 का रहेगा। टारगेट की बात कर लेते हैं। जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट होगा 260 का, और 260 जो ब्रेक करता है तो ऊपरी लेवल पे आपको 263 तक के भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो 251 के एसएल के साथ बीपीसीएल यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। यह है 4 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए बीपीसीएल में। और 260 263 के 2 टारगेट होंगे कुणाल जी की तरफ से। किरण जी आप बताइए, आपके ट्रेडिंग रिकमेंडेशन क्या होंगी ओपनिंग ट्रेड में? मेरी तरफ से रिलायंस रहेगा पहला कॉल। रीजन आप 4 दिन से देख रहे हो तो स्टॉक क्लियर कट हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर चल रहा है। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो पिछले 4 दिन के हाई के ऊपर भी रिलायंस अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बार रिलायंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 1230 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप 1215 का मेंटेन कीजिए। अगर 1215 आज ब्रेक नहीं होता है तो आज के लिए मार्केट के अंदर जो रिकवरी प्ले आउट होगी वो रिलायंस ही मेजर रोल प्ले करे, ऐसा हमें लग रहा है। तो 1215 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। 1 से 2 दिन में 1260 1250 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलायंस के अंदर। ठीक है, रिलायंस को लेकर ये व्यू 1231 रुपए पर फिलहाल ये शेयर आपको दिखेगा। और थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने का काम बाजार को, मतलब सपोर्ट करने का, स्ट्रेंथ तो नहीं सपोर्ट करने का काम कर रहा है इसमें अगर डैमेज नहीं होता है तो। एचडीएफसी बैंक से आज थोड़ा सा मूड खराब हो रहा है। 1700 रुपए के आसपास ये आ गया है फिर से शेयर। पिछले 3-4 सत्र में हमने देखा कि 1720-30 की रेंज में ये शेयर था, लेकिन आज थोड़ा हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग आ रही है थोड़े हायर लेवल्स पर। 1700 रुपए के आसपास के भाव हैं। एक शेयर जिस पर व्यू जाना चाहेंगे आपसे कुणाल जी, वो है बीएसई का। कल हमने बड़ी तेजी देखी और हम देखते हैं बीएसई में कि जो तेजी होती है ना, बैक टू बैक मजबूत तेजी बनती है और उतनी गिरने में थोड़ा गिरता कम है। ये बीएसई 6100 रुपए इसके हाई इसके लेवल है, उसके आसपास पहुंचने की फिर से कोशिश हो रही है। बीएसई नई बाइंग करें या फिर जिनके पास है वो होल्ड करें? स्टॉप लॉस बता दीजिए आप। से उनको होल्ड करके चलने की सलाह है, नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है। और जिनके पास स्टॉक ऑलरेडी पोजीशन में है उनके लिए जो ऐसे रहेगा 5550 का रहेगा। ऊपरी लेवल की बात करें तो अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे बीएसई में हमें देखने को मिल सकती है। टारगेट की बात करें तो सबसे पहला टारगेट जो है वो है 5860 का, और जैसे ये ब्रेक होता है आपको 6140 से लेकर 6600 तक के भी टारगेट बीएसई दिखा सकता है। बीएसई को लेकर ये व्यू। एक और शेयर वायदा में दिख रहा होगा जहां पर हम तेजी देख रहे हैं, एपीएल अपोलो का। ये स्टील पाइप ट्यूब्स बनाने वाली ये कंपनी है एपीएल अपोलो। आज 2% के आसपास की तेजी है। हालांकि एक तरफा फॉल आया था शेयर में और अब 1300 रुपए के आसपास से फिर चलने की कोशिश कर रहा है। 1400 रुपए के आसपास के भाव हैं। कुछ दिनों पहले मिड कैप के महारथी में गौरांग शाह ने भी इस शेयर को लंबी अवधि के लिए रिकमेंड किया था। एपीएल अपोलो, किरण जी आप जरा चेक करके बताइए, क्या आपको फर्दर स्ट्रेंथ इसमें दिख रही है? आईपीएल अपोलो ट्यूब की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर है। कल हमने देखा एक अच्छी खासी उछाल विथ वॉल्यूम आया है। यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर में भी बुलिश जोन हमें बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार लॉन्ग करना चाहिए। 1400 का एक क्लस्टर सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके हमने देखा स्टॉक 1200 तक गया था। अब वापस 1400 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो एक शार्प रिकवरी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, जहाँ पे ऊपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1470 1480 तक के टारगेट। तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 1370 का रखिए और ऊपर में 1500 तक के टारगेट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 1370 का स्टॉप लॉस, 1500 रुपए तक के टारगेट एपीएल अपोलो के लिए। एचडीएफसी बैंक की जो गिरावट है वो 1.5% के आसपास की हो गई है और निफ्टी में तीसरा सबसे ज्यादा गिरने वाला ये शेयर है। ये आईटीसी में भी 1% के आसपास की कमजोरी है।
मयूरी जी, स्ट्रक्चर तो ऐसा नहीं कि एचडीएफसी बैंक का कोई वीक हो गया होगा, और हम देख रहे हैं कि ये निफ्टी बैंक में और बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम बरकरार है। आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आ रही है। क्या इस डिप का इस्तेमाल करें एचडीएफसी बैंक में अगर किसी को थोड़ा लंबी अवधि का सोचना है तो? और दूसरी चीज, आईटीसी, ये जो खबर आ रही है ना 40% जीएसटी वाली, ये कोई नई नहीं है। मतलब आप भी सुन रहे होंगे, मैं भी सुन रहा हूँ, करीब 10 साल से हम चीज सुन रहे हैं कि नहीं, सिन गुड्स पर 40% बढ़ा के जीएसटी करेंगे। और वैसे भी मतलब ये टैक्सेस वगैरह से मुझे लगता नहीं कोई बिक्री पे असर आएगा। जो भी होगा वो पास ऑन भी कर देती हैं कंपनीज, अगर टैक्स बर्डन बढ़ता है तो। आप बताइए आईटीसी में क्या व्यू होगा आपका, और एचडीएफसी बैंक में क्या करें? तो अभिषेक जी, आई थिंक जहाँ तक एचडीएफसी बैंक का सवाल रहा, आई थिंक डिसेंट नंबर्स थे जो एक्सपेक्ट कर रहा था बाजार तीसरे तिमाही में। मोटा मोटी आई थिंक आसपास ही नंबर्स डिलीवर हुए हैं, और जो हम उम्मीद लगाए बैठ रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ डिसेंट बैलेंस शीट ग्रोथ, आई थिंक जो एक कासा में डिप देखने मिला है काफी बैंकों का, वहां पे थोड़ी स्टेबिलिटी वापस आनी चाहिए। डिपॉजिट एक्रीशन शायद ठीक ठाक रहेंगे बिकॉज ऑफ वॉलेटाइल मार्केट्स और अदरवाइज एज वेल, क्योंकि आई थिंक बैंक्स का काफी फोकस डिपॉजिट एक्रीशन पे भी रहा है। इसलिए जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज हैं ये ठीक ठाक रहने चाहिए। कॉस्ट टू इनकम रेशियो शुड dwindle डाउनवर्ड्स, और क्योंकि आरबीआई ने बहुत सख्त तरीके से आई थिंक रिस्क मॉनिटरिंग की है, स्पेसिफिकली अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स को लेके, सो ये मात्रा भी आई थिंक बहुत ज्यादा कुछ स्लिपेजेस या रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स को बढ़ावा नहीं देगी, which probably means that asset quality pressure should also remain largely under control. तो बिल्कुल आई थिंक जो हम ईपीएस रेटिंग, आरएस रेटिंग देखते हैं मार्केट्स विद इंडिया में, काफी ठीक ठाक लग रही है। बैंक की मूविंग एवरेजेस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल जिनके पास से बने रहना चाहिए। आई थिंक जो फ्रेश खरीदारी होगी, आई थिंक एक नए ट्रिगर्स मिलेंगे स्टॉक का आफ्टर दिस फेज ऑफ वॉलेटिलिटी इज ओवर एंड वंस Q4 रिजल्ट्स आर आउट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक जो हम एक्सपेक्टेशन मान के रख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन फेज में शायद स्टॉक गुजर सकता है। जहां तक आईटीसी का सवाल रहा है, आई थिंक जो सिंटैक्स का हम सुन रहे हैं काफी क्वार्टर से, काफी सालों से, अगर ये वास्तविकता में होता भी है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो इनइलास्टिसिटी रहती है इन टर्म्स ऑफ द सिगरेट यूसेज, जो सिगरेट्स पीते हैं उनको पीना ही है, प्राइस हाइक्स ऑब्वियसली होगी। क्या वॉल्यूम्स कम होंगे? शायद वॉल्यूम्स पार्शियली ऑफसेट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ प्राइस हाइक्स, बट एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर आ सकता है आईटीसी जैसे स्टॉक पे। ऑब्वियसली इनका जो होटल कारोबार है जो डीमर्ज हुआ है, दैट इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू डूइंग वेल। होटल्स एज अ स्पेस जनरली आई थिंक अच्छी करनी चाहिए अगले कुछ तो नहीं होता। एग्री एज अ स्पेस जो आईटी सेक्टर आईटीसी के साथ रहेंगी बिकॉज ऑफ बेटर रूरल एक्सपेक्टेशंस और रूरल रिकवरी, यहाँ पे ठीक ठाक रिकवरी आनी चाहिए। बट जो कोर बिजनेस है अगर ये होता है तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर आएगा स्टॉक के ऊपर। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जो आईटीसी ने अनाउंस किया था 2 क्वार्टर्स पहले, अभिषेक जी, गेटिंग इनटू न्यू बिजनेसेस का जो फ्यूलिंग होगा ये सिगरेट के कैश फ्लो से होगा, जैसे इन्होंने पहले किया था अदर एफएमसीजी बिजनेस हो या एग्री ट्रेडिंग बिजनेस हो। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो कैश फ्लोज है ये थोड़े रिस्ट्रिक्टेड रह सकते हैं बिकॉज द कैपिटल विल प्रॉब्ली गेट डिवर्टेड टू न्यू बिजनेसेस, और अगर ये न्यूज सच्ची होती है तो उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि आईटी से एक लंबा प्राइस और टाइम करेक्शन दोनों में से गुजरेगा वो नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स। That was an elaborative explanation on ITC. And Mayuresh, आगे मैं आपसे where are we at present in the current market cycle and FIs पर भी राय लूंगी, लेकिन कुछ टेक्निकल स्टॉक्स का भी डिस्कशन और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद लाल निशान के साथ जरूर खुला 22,846 के लेवल्स के आसपास इस वक्त भी निफ्टी ट्रेड करता हुआ। लेकिन एक चीज गौर करने वाली है कि हर रोज जहां हम कमजोरी के साथ शुरुआत करते हैं या फिर वॉलेटाइल मार्केट्स होते हैं, प्रीवियस डे की जो रेंज है एक रेंज को बरकरार जरूर रख रहा है बाजार। सो क्लियरली संभलने की पूरी कोशिश करता हुआ, हालांकि हर रोज हम देखते हैं कि वॉलेटाइल है, मूव्स, कई सारे ट्रिगर्स मिसिंग, और इसी के चलते बाजार में कमजोरी ही कमजोरी छाई रहती है। लेकिन प्रीवियस सेशन की रेंज को बरकरार रखने की कोशिश जरूर करता है निफ्टी। बैंक निफ्टी में बिकवाली का दबाव है, हमने देखा अब यहाँ पर भी प्रीवियस सेशन की रेंज जो है वो बरकरार रखने की कोशिश जरूर देखने को मिली, लेकिन एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे निचले स्तरों पर ही कमजोरी का रुझान, ऑलमोस्ट 300 अंकों की बिकवाली। मेजर सेक्टर्स की अगर बात करें, लगभग सारे के सारे सेक्टर्स में गिरावट है। मेटल सेक्टर परफॉर्म करने की कोशिश, एकमात्र क्षेत्र जो कि बाजार की शुरुआत के साथ ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था हरे निशान में, इस वक्त
भी, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस या मजबूती के साइंस मेटल स्पेस से भी नहीं देखने को मिल रहा है। बहरहाल हीट मैप को अगर देखेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखेंगे तो पहले 2-3 काउंटर्स मेटल के और कुछ चुनिंदा फाइनेंस कंपनियों के देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा गिरावट कहां पर है? एफएमसीजी, और गिरावट कुछ इतनी है कि 1 साल के निचले स्तर को टच किया है एफएमसीजी सेक्टर ने। साथ ही ऑटोमोबाइल स्पेस में भी बिकवाली का दबाव, टॉप सेक्टोरल लूजर इस वक्त देखने को मिल रहा है। बेंचमार्क्स और साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप में कमजोरी का रुझान। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच की अगर बात करें, फाइनेंस वाली कंपनी और जिसका जिक्र मैं अभी कर रही थी, किरण आपसे राय जानना चाहेंगे। श्रीराम फाइनेंस अच्छी मजबूती के बीच कामकाज करता हुआ, और श्रीराम फाइनेंस की ही जहां बात कर रहे हैं तो कुछ और फाइनेंस से जुड़ी कंपनियां जियो फाइनेंस और बजाज ट्विंस पर भी नजर होनी चाहिए। इस वक्त श्रीराम फाइनेंस में अच्छी मजबूती के बीच कामकाज है। क्या राय होगी इन स्टॉक्स पर आपकी? तो श्रीराम फाइनेंस की पहले हम बात कर लेते हैं। तो श्रीराम फाइनेंस जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट, और काफी अरसे के बाद ये स्टॉक अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो एक स्लैंटिंग एचएनएस पैटर्न यानी कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। तो जब तक ये स्टॉक नीचे में 550-540 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, तब तक बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे हमें स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ऊपर में कहीं ना कहीं 620-630 तक के टारगेट यह एक्सपेक्टेड है। तो एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए श्रीराम फाइनेंस। ऑन शॉर्ट टर्म प्ले श्रीराम फाइनेंस पर फोकस होना चाहिए और यहाँ पर खरीदारी के मौके भी बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ केमिकल स्टॉक्स पर कुणाल आपसे एक राय जानना चाहेंगे। केमिकल स्टॉक्स में भी एक्शन है, पर्टिकुलरली अगर आप देखें दीपक नाइट्राइट के चार्ट्स को पुल अप करना चाहिए एक बार। यहाँ पर 2% की तेजी आज ही के सत्र में, दिन की शुरुआत से ये स्टॉक ने परफॉर्म करना शुरू किया और इस वक्त भी हम देख रहे हैं 1954 के लेवल्स पर मजबूती क्लियरली यहाँ पर कायम है। पिछले 1 महीने या 6 महीने की भी चार्ट्स अगर देखेंगे, कोई एक्शन इतना अच्छा खासा दिखा नहीं था, लेकिन यहाँ स्लो एंड इवेंचुअल जो इम्पैक्ट डेवलप होता हुआ दिख रहा है दीपक नाइट्राइट या अन्य केमिकल प्लेयर्स पर भी, अगर आपका कोई टेक बनता है। डेफिनेटली दीपक नाइट्राइट पे ही फोकस करके चलते हैं, क्योंकि अच्छा खासा फॉर्मेशन यहाँ पे बना है, कॉन्फिडेंस आ रहा है नई पोजीशन लॉन्ग करके चलने में। फिलहाल स्टॉक 1960 के अराउंड है, प्रेजेंट लेवल पे ही आपको पोजीशन लॉन्ग करके चलने की सलाह रहेगी। एसएल की बात करें तो लोअर लेवल पे रिसेंटली जो लो बनाया है 1800 का, वही हमारा एसएल रहेगा, क्योंकि उसके पहले दूसरा कोई एसएल यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा प्रॉपरली। 1956 के अराउंड 1800 का आप एसएल मेंटेन करके चलिए। टारगेट की बात कर लेते हैं, जितना बड़ा एसएल है टारगेट भी उतना ही बड़ा हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहला जो टारगेट है 2080 का है, और 2080 जैसे ही ब्रेक होता है ये आपको वन वे डायरेक्शन में 2300 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है, यानी 17 से 18% की भी मोमेंटम ये स्टॉक प्रेजेंट लेवल से दे सकता है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है 1800 के एसएल के साथ दीपक नाइट्राइट। तो स्टॉप लॉस खरीदारी के मौके यहाँ पर बन रहे हैं, पोजीशंस हैं तो उसे इंटैक्ट जरूर रखिएगा। 2080 या 2300 तक के भी टारगेट्स यहाँ पर एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। मजबूती और केमिकल प्लेयर्स में अगर कहीं पर फोकस होना चाहिए तो दीपक नाइट्राइट पर जरूर होना चाहिए। हमारे साथ हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। आइए उनका स्वागत करते हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। बाजार की आज की शुरुआत पर आपका टेक और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपके रिकमेंडेशन। गुड मॉर्निंग मानसी। मानसी देखिए 3-4 दिनों से हम यही देख रहे हैं कि एक टसल चल रही है 22,800 के पास। ऊपर पे कल अपने एक अटेम्प्ट किया 23,000 को क्रॉस करने का, सस्टेन नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं जो कि 2 की सेक्टर्स हैं बेसिकली बैंकिंग और आईटी, इनमें डाइवर्ज मूव चल रहे हैं कि एक दिन आप देख रहे हैं कि बैंकिंग जहां स्ट्रेंथ दिखाता है वहीं पे आईटी की वीकनेस होती है। और इसी की वजह से जैसे कि आज के सेशन में भी अगर आप देखेंगे तो आईटी में मजबूती दिख रही है, बैंकिंग थोड़ा सा बैकफुट पे है। तो एक कंसोलिडेशन का जोन मुझे लगता है कि शायद आज के सेशन में, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, शायद कंटिन्यू होते हुए नजर आए आपको। 22,800 से लेकर 23,000 का जोन, इसी में हम आपको ट्रेड करते हुए नजर आए। अच्छी बात ये हुई है कि थोड़ा बहुत जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी कल के सेशन में मिड कैप और स्मॉल कैप में, वहां पे अगर थोड़ी सी स्ट्रेंथ और लौटती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन होगा मार्केट्स के लिए। बट एज ऑफ नाउ मेरे सबसे स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। और जो रिकमेंडेशंस हैं हमारी, जो पहला नाम होगा एसबीआई लाइफ का। अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी गिरावट के बाद बहुत टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और अब इंडिकेशन यहाँ से ये है कि जल्दी इसमें एक ब्रेक देखने को मिलेगा जो कि स्टॉक करीब 1535 तक के लेवल तक ले जा सकता है। तो 1465 के स्टॉप लॉस के साथ एसबीआई लाइफ को लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। वहीं पे एफएमसीजी एक ऐसा पैक है जहां पे कि कोई भी रिस्पाइट नहीं है डिस्पाइट ओवरसोल्ड पोजीशन। इनफैक्ट हर दिन के साथ एक नए नीचे के स्तर देखने को मिल रहे हैं। तो एचयूएल एक ऐसा नाम होगा जहां पे कि अभी भी लग रहा है कि प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। 2168 तक के टारगेट्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। 2260 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी।
को वॉचलिस्ट में रखा जाए, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बनानी चाहिए। और इसी कड़ी में एसबीआई लाइफ पर खरीदारी की रहा है। एफएमसीजी जहां पर हम लगातार डाउन ट्रेंड्स देख रहे हैं, एचयूएल पर अब बिकवाली की रणनीति अजीत की तरफ से 2160 ऑन डाउन साइड। यहाँ पर अजीत और मयूरेश है हमारे साथ, लेकिन कुणाल परार और किरण जानी का शुक्रिया करेंगे। कुणाल, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? ओके, किरण आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? तो जो भी स्टॉक्स और स्ट्रैटेजी में डिस्कस की है, पॉसिबल है हमारे क्लाइंट या एसोसिएट की उसमें पोजीशन हो सकती है। जो भी व्यूअर्स हमें शो पे देख रहे हैं वो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करके ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट या तो ट्रेडिंग करें। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। बिल्कुल किरण, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। मयूरेश, कमिंग बैक टू यू, एफआईआईएस की सेलिंग पर सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है और डिटेल रिपोर्ट है, टेकअवेज भी हैं। और इंपॉर्टेंट टेकअवेज की अगर बात करें, पैसिव फंड्स की बिकवाली के चलते भारतीय बाजारों पर दबाव है। सीएलएसए के मुताबिक ऑटो को छोड़ डिस्क्रिशनरी हेल्थ केयर पर एफआईआईएस ओवरवेट नजर आ रहे हैं। आईटी एनर्जी पर अंडरवेट की पोजीशन है। सवाल आपसे मेरा ये होगा कि क्या वैल्यूएशन कंफर्ट होने चाहिए? हाउ वेल शुड बी द सिनेरियो सो दैट एफआईआईएस की वापसी हो जाए? क्या मिसिंग है इस वक्त और क्या कुछ हो जाएगा तो एफआईआईएस जो हैं वो वापस भारत का रुख करेंगे? इन द करंट मार्केट साइकिल हम प्लेस्ड कहां पर हैं अकॉर्डिंग टू यू? Once I think we've just released a report as well, जो हमने एक हिस्टोरिकल एनालिसिस की है अर्निंग्स यील्ड, बॉन्ड यील्ड को लेके। आज जो वो गैप है, एंड आई फॉरवर्ड द रिपोर्ट, सॉरी आई हैव नॉट फॉरवर्डेड द रिपोर्ट, जहाँ पे वो गैप है वो लगभग 1.8% के आसपास है। ये गैप जब 2% के आसपास निकल जाती है हिस्टोरिकली, आप इफ यू गो बैक टू द लास्ट डिकेड और 2 डिकेड्स एज वेल, कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट से एक बॉटमिंग आउट के एक संकेत देते हैं फॉर अ करंट फेज व्हिच कैन लास्ट फॉर अ फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स। We've then tried to correlate this to a large part of the broader market as well. और अगर आप हिस्टोरिकली वापस देखते हैं NSE 500 stocks, only 15% of the stocks are trading above the 200 DMA. और ये हिस्टोरिकली अगर आप कंपेयर करते हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स, अगर वो 2008 में क्राइसिस हो, 14 का हो, 20 का हो, तो आई थिंक ये सिनेरियो एक बहुत रेयर अकरेंस होता है। और अगर ये सिनेरियो प्ले आउट होता है तो अगले कुछ महीनों में आई थिंक देयर इज एक्सपेक्टेशंस कि द मार्केट प्रॉब्ली बॉटम्स आउट and there is hope that there will be some element of market recovery that comes through. तीसरी पहलू जो हमने कवर की है वो डॉलर इंडेक्स है। और जो डॉलर इंडेक्स में एक 105-107 लेवल्स पे एक टॉप जैसा बन रहा था, दिस टाइम इट हैज एक्सीडेड दैट, इट हैज गॉट अराउंड 110, 111, बट अभी भी आई थिंक एक वेरी और एक नॉर्मल स्पाइक होते हैं। आप देख ही रहे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में चाइना एंड जापान आर सेलिंग ऑफ यूएस ट्रेजरीज एज वेल। US 10 year is somewhere around 4.55. Obviously डर पहले तक कि 5% के ऊपर निकल जाए तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो सेल ऑफ है वो इंटेंसिफाई हो सकता है। But I think that is now probably getting calibrated in terms of demand supply as well. और अगर ये डॉलर इंडेक्स कैप आउट या टॉप आउट होता है तो निफ्टी के पीक्स और ट्रोप्स के साथ आई थिंक बिल्कुल मैच करता है। और हमारी खुद की जो मेथोडोलॉजी है विलियम की, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन डेज देखते हैं, अदर पैरामीटर्स देखते हैं इन टर्म्स ऑफ the recent lows that have probably been made, which is 22,725. ये लो होल्ड करना बहुत जरूरी है हमारे ओपिनियन में, as per the methodology that we use. If this low does not break, और अगर अगले कुछ दिनों में एक follow through डे दिखता है, which probably means that Nifty probably gives a move of 1.5% with good volumes, तो शायद ये phase of the market जिसमें हम गुजर रहे हैं शायद एक bottoming out हो। जहां तक एफआईआईएस का सवाल रहा, obviously I think with the dollar strength that is happening, with the US economy expected to grow strongly, I think it's not just India that has probably been sold into, but a large part of the emerging markets as well, and that is getting reflected through our currencies as well. But कहीं ना कहीं I think if you leave aside US at the current juncture, और अगर आप बाकी कोई भी इकोनॉमी देखते हैं तो जो ग्रोथ डायनामिक्स इंडियन इकोनॉमी के है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ग्लोब, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो एक्सपेक्टेशन है विद टैक्स कट्स ऑफ कंजम्पशन कमिंग बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली एज वी हेड टू द फर्स्ट हाफ, और एक अर्निंग्स का बॉटम आउट होना अलॉन्ग विद वैल्यूएशंस, अगर आप फॉरवर्ड नंबर्स को थोड़ा कम भी कर देते हैं तो द मार्केट इज नाउ अराउंड 20 times, which is not too expensive, not too cheap as well, but right in the middle where at least all these parameters should work in favor of a market outside the US. So I think ये सारे पहलू probably indicate कर रहे हैं कि जितना हुआ है, I think the worst is probably over. शायद अगले कुछ हफ्तों महीनों में एक बॉटम आउट प्रोसेस शायद इंडियन मार्केट्स के लिए आता होगा। तो ये आपको एफआईआईएस पे मोटा मोटी एक रुख बताते हुए नरेश भाई, और दूसरा अब नरेश मेरारी भी मेरे को दिख रहे हैं स्क्रीन पर, और अजीत मिश्रा भी। नरेश भाई आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए, और अजीत आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए।
देखिए धीरे धीरे करके निफ्टी रिकवर तो कर रहा है, और लेकिन रिकवर करके कोई ऐसे लेवल पे नहीं आया कि जहाँ से मैं बोलूँ कि हम एक्साइटमेंट स्टार्ट हो सकता है। 40 पॉइंट की सिर्फ गिरावट रह गई है, 1 मिनट के लिए करीब 80-90 पॉइंट चला गया था, तो रिकवरी फास्ट है। डाइवर्जेंस में चेक करेंगे तो आज निफ्टी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आ रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। क्रेडिट दो हिस्सों को दिया जा सकता है, कल वाला फार्मा वाला हिस्सा था तो पहले पिछड़ गया था, या तो उसको कवर कर रहा है, नहीं तो क्रेडिट काफ़ी हद तक आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी दे सकते हैं जो इस समय 9 रुपये ऊपर है, बाकायदा डेज हाई पे चल रहा है। जैसे आप ठीक समझे, मेरे को क्रेडिट देने में या बताने में ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जब तक लेवल्स पार नहीं होते तब तक कोई कन्विक्शन लौटेगा ही नहीं। 23,000 आ जाए तो बहुत बढ़िया है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि 23,000 पे बहुत ज़ोर की कॉल राइटिंग है। अगर आज में फर्स्ट हाफ में 23,000 हम दिखा देते हैं ना, तो सेकंड हाफ शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार रहना, बहुत ज़ोर की आएगी शॉर्ट कवरिंग, और बहुत बढ़िया सी भी आ सकती है। देखते हैं क्या होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज का जो हीरो साबित हो रहा है अभी तक, उसी से करते हैं शुरुआत। नरेश मेहरानी, ये 1210 1220 का बेस बना के वापस चला है 1265 की तरफ, है ना सर? आ जाएगा 65, और चांसेस कितने इस बार 65 भी पार कर जाए? अब ये कम से कम तीसरी या चौथी बार है 1220 के पास लास्ट 4 महीने में। इंडिकेट तो ये कर रहा है कि यहाँ पे एक बेस है, और ऊपर में अगर ये चलता है, और जो गैप डाउन भी था लास्ट 5 दिन पहले, तो ये इवेंचुअली अगर रिकवरी पूरी आती है तो 1300-1340 तक जो प्रीवियस इंटरम हाइज है वहां तक जा सकता है। तो यहाँ पे 1220 के स्टॉप लॉस से बाय बनता है, और 1330-1350 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि सपोर्ट तो पक्का है, और एक चांसेस भी बनते हैं कि थोड़ा ऊपर आ सकता है। एक दो शेयर जरा और चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ लॉन्ग साइड पे पोजीशंस बन रही हैं, फिर उसके बाद अजीत सर से भी टेक लेंगे। नरेश, पहले आप ही जरा चेक करके बताना इनमें क्या करना चाहिए। KEI इंडस्ट्रीज़ बिना वॉल्यूम के आज थोड़ा खींच रहा है ऊपर, कुछ ट्रेड बनता है KEI में 2-2.5% ऊपर है। टेक्निकली अगर हम देखें तो लास्ट 6-8 महीने 10 महीने से 3800-3900 का सपोर्ट था, वो ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद सेलिंग काफी जोर से आई नहीं है, इलेक्शन डे लो से रिकवर हुआ। 3800-3900 एक रेजिस्टेंस होगा, तो अगर फिर से ब्रेक डाउन आना है तो 3800-3900 से सेलिंग आ सकती है। तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस से 3900 के स्टॉप लॉस से 3800 के पास शॉर्ट बनता है, तो करंट लेवल्स पे तो बाय नहीं बनता। ठीक है, एक शेयर और है, आज आपको ध्यान होगा NHPC पे एक कॉल आई थी CLSA की, उन्होंने कहा कि शेयर चल सकता है, 100+ तक के टारगेट्स भी दिए, लेकिन उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट हो रहा है SJVN में, जो उसका भाई जैसा ही शेयर्स है। हाँ, SJVN, NHPC तो दिखाओ 3%, लेकिन SJVN भी दिखाओ, करीब 1 से 1.5% ये भी ऊपर आया है। अजीत सर, इसी से कीजिए शुरुआत, 90 रुपये का भाव है SJVN का, कोई ट्रेड है क्या इसमें? डिप्पी, देखिए यहाँ पे एक अटेम्प्ट जरूर है रिकवरी का। पिछले करीब 4-5 दिन के आप ट्रेड को देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आएगा कि 86 का जो जोन था उसको डिफेंड करने की कोशिश की गई है, और एक रिकवरी है। बट 93.5 जो कि 20 EMA प्लेस्ड है, वो क्रॉस होगा, उसके बाद एक कंफर्मेशन होगी कि हाँ, स्टॉक आपको 96 से 100 तक के जोन तक दिखा सकता है। तो एज ऑफ नाउ जिनके पास पोजीशन है वो बने रह सकते हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ अ ब्रेकआउट। 88 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 93 के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को 89 पे ले आए, और 100 तक के लेवल्स के लिए आप वेट कर सकते हैं। क्या डन? कुछ और शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स भी चेक करवा लेता हूँ, जहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट्स की कवरिंग आ रही है। MGL उसमें से एक है, कितना ट्रस्ट कर रहे हैं नरेश इस पे? MGL पे कोई ट्रेड बनता है शॉर्ट कवरिंग? काफी टाइम से साइडवेज रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड में इतने बार ये ऑयल एंड गैस में जो महानगर गैस IGL ने इतने गैप डाउन दिए सडनली, तो उससे डर बन जाता है कि कभी भी गैप डाउन आ सकता है। बट टेक्निकली काफी टाइट रेंज से, जो अभी नया रेंज है 1200 से 1400 का, तो अब मिडल ऑफ द रेंज है, तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि रिस्क रिवॉर्ड ग्रेट हो या ना हो, बट 1400 के बाद एक अच्छा रिवर्सल हो सकता है, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसका। एक और शेयर भी है पेट्रोनेट LNG, ये इन्वेस्टर्स के पास पड़ा ही होगा किसी न किसी रूप में। आप मेरे को ये बताइए नरेश, इसमें स्ट्रेंथ पावर कितनी है? मेरे को लेना नहीं है, मेरे को बेचना भी नहीं है, बस मेरे को ये चेक करवाना है इसमें पावर कितनी है, कितना और चल सकता है पेट्रोनेट LNG? सिमिलर है, इसमें कम से कम एक अच्छी तेजी आई थी लास्ट 1 साल में, फिर स्लो ड्रिफ्ट हुआ है, जो पहले के बॉटम से वो रीटेस्ट किया। यहाँ पे 320-330 तक एक बाउंस बैक आ सकता है, वहां पे जाके रेजिस्टेंस होना चाहिए।
ओके ठीक है, 2-4 शेयर ऐसे भी मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ जहाँ पर आप पोजीशन ठीक नहीं बन रही है, जैसे कि मनापुरम, अब सॉरी मारुति, मनापुरम भी है बट मारुति ज़्यादा डैमेज कर रहा है आज प्राइस एक्शन के हिसाब से भी, बकायदा 2% नीचे है। कितना और डिप कट ले सकता है ये अजीत सर, मनापुरम मारुति? डिब्बी देखिए काफी टाइम से अभी आउट परफॉर्मेंस दिख रही थी मारुति में, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो दूसरे सारे स्टॉक्स चाहे बजाज ऑटो, हीरो मोटोको, टाटा मोटर्स सभी स्ट्रगल कर रहे थे, बट यहाँ पे अपने 20 EMA के पास होल्ड कर रहा था ये करीब 12,600 के लेवल को। आज के सेशन में इसने इसको ब्रेक किया है, वॉल्यूम्स अभी तक नहीं आए हैं, ऑब्वियसली ये सेशन की शुरुआत हुई है, तो वो पता लगेगा, बट ब्रेक होना ही अपने आप में नेगेटिविटी है। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा यहाँ पे आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। शॉर्ट की रिकमेंडेशन नहीं होगी, बिकॉज ट्रेंड अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर ये 12,000 के पास दोबारा मिलता है तो वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। ठीक है, शॉर्टिंग भी हो रही है शेयर्स में, उस सेगमेंट में से मैं शेयर पकड़ के आपको बताता हूँ जहाँ पर दिक्कत ज़्यादा है आज। LTI माइंट्री, अजीत सर एक बार इसको भी जरा चेक करो, ये कितना और वीक हो सकता है। LTI माइंट्री शुरुआत में डाटा नेगेटिव बन रहा है, शॉर्टिंग हो रही है, फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना। बिल्कुल देखिए टिम्पी, यहाँ पे एक रेंज जिसने पकड़ रखी थी करीब 5500 से लेकर 6100 तक की, तो वो आज लोअर बैंड को ब्रेक करने का अटेम्प्ट, और वीकली चार्ट्स पे भी इसमें 5375 के पास जो मूविंग एवरेजेस प्लेस हैं उसको भी आज वो कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है ब्रेक करने का। तो ये सारे इंडिकेशन अच्छे नहीं है, और पॉसिबली इस ब्रेक के बाद करीब करीब आपको 5200 तक के लेवल्स में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग की पोजीशन देख सकते हैं 5500 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 2 डैमेज ऑलरेडी हो चुके हैं पहले ही शुरुआत में। एक तो आप देखो कर 380 पॉइंट टूटने के बाद निफ्टी ने जो आज का लो बनाया था, शुरुआत का लो था 49,300 का, वो करीब करीब तोड़ दिया, ना केवल तोड़ा बल्कि वहाँ से 100 पॉइंट और नीचे ड्रैग भी कर दिया। दूसरा पॉइंट, बार बार फिर से हम टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं निफ्टी को, 22,800 वाले लेवल्स को। अभी 817 के आसपास है, 801 812 का तो लो ही है अभी तक का, तो उसको भी आप टेस्ट कर दोगे, ना केवल टेस्ट करो बल्कि तोड़ भी रहे हो उसको आप। ठीक है, तो ये दूसरा डैमेज है। मार्केट को आज एक मौका था, वो कवर कर सकता था, रिलायंस के पास अच्छा मजबूती आ गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आज जो दिख रही है, एक और जो डैमेज दिख रहा है मेरे को, वो है HDFC बैंक के अंदर। ना केवल आज 1700 ब्रेक किया, बल्कि ये डेज लो पे लाके पूरे मूड और माहौल को ख़राब भी कर रहा है। HDFC बैंक दिखाओ, डेज लो टेस्ट कर रहा होगा ये। ठीक है, तो कल जिस बैंक्स की आप सब तारीफ़ कर रहे थे, आज वही बैंक्स ऑलमोस्ट आपसे आधे से ज़्यादा पैसे लेके जा चुके हैं। कल 450-500 पॉइंट का गेन था, 400 पॉइंट तो ले लिए उसने वापस आपसे। तो आप जहाँ पे खड़े हैं वहीं ही हैं अभी भी, तो कोई चेंजेस नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लेवल्स पे ट्रस्ट ना करो, ये लेवल्स आपको पागल कर देंगे कि 30 पॉइंट ऊपर, 40 पॉइंट ऊपर एकदम से एक्साइटमेंट आ जाएगा। इसलिए जो हमने आपको पहला प्रिंसिपल दिया हुआ ना, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, इसको अच्छे से फॉलो करो। इस प्रिंसिपल हमने मार्केट की कंडीशंस को देख के ही तीनों दिए हैं आपको। ध्यान रखना, एकोमुलेशन के स्टांस को नहीं छोड़ना, जब भी तेज़ गिरावट आए कुछ कुछ ज़रूर लेना। दूसरा, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, एकदम से आना नहीं, एकदम से बुरा मत मानना। और तीसरा, अपना स्टांस को एकोमुलेट करके रखो। और तीसरा, बाय राइट एंड सिट टाइट, अच्छे शेयर्स को पकड़ना। ये मत देखना 70% शेयर टूटा, अरे भाई कुछ तो हुआ होगा ना जो 70% शेयर टूटा है। भले 10% टूटे वाले शेयर्स करो, लेकिन अच्छे शेयर्स को पकड़ना, नहीं तो फिर बुरे शेयर पकड़ लोगे ना, बाजार खिंच जाएगा, आप वहीं के वहीं बैठे रहोगे। ये कोई समझाएगा नहीं सर, किसी किताब में लिखा विखा नहीं है ये एक्सपीरियंस से समझ में आ रही है सारी चीज़ें, जो सारे मेहमानों से भी हम दिन रात बैठ के डिस्कशन करते हैं, तो उसी का ही सार है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। ध्वनि पटेल इस बीच मेरे साथ जुड़ रही हैं ऑप्शंस के एक ट्रेड के लिए, ऑप्शंस का चैंपियन लेके आई है। ध्वनि शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए, आई एम रियली सॉरी आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ा। प्लीज बताइए आपका ऑप्शंस कौन सा है। गुड मॉर्निंग दिव्य जी। और आज मार्केट के अंदर यहाँ पे जो लोज टेस्ट हो रहे हैं इंडेक्स के अंदर, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे IRCTC के काउंटर जो है वो मुझे पसंद आ रहा है। स्टॉक एक बेस फॉर्मेशन बनाता हुआ देखने को मिल रहा है डेली स्ट्रक्चर पे, और इंट्राडे चार्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे ही 730 का लेवल ये काउंटर ब्रेक करेगा तो वापस से ये ऊपर की तरफ में
750 तक अपमूव दिखा सकता है। मार्केट भी यहाँ पे अगर 22,800 का यहाँ पे लो ब्रेक नहीं करता है तो हमें एक बाइंग इंटरेस्ट वापस से काउंटर्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो IRCTC मुझे पसंद आ रहा है, आप इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। 730 का आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है। कंडीशनली 10 रुपए 50 पैसे के ऊपर इसको खरीदे। अभी इसका भाव करीब 9 रुपए 60 पैसे चल रहा है। 10 रुपए 50 पैसे के उसके ऊपर आप इसको खरीद सकते हैं और स्टॉप लॉस इसका 6 रुपए, टारगेट 17 रुपए का लगा है। अधिकतम मुनाफा 5,600 तक का हो सकता है, नुकसान 3,900 तक का। ठीक है, IRCTC आपको कॉल खरीदनी है 730 वाली। आज हम हल्की सी नरमी देख रहे हैं और वैसे भी आप देखेंगे तो बहुत एक्शन आज रेलवे वाले शेयरों में नहीं है। कुछ कुछ शेयर आपको लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश करते हुए जरूर दिखाई देंगे, इरकॉन, IRFC, RVNL, लेकिन कल बड़ी तेजी के बाद आज फिर से एक रेंज में चले गए हैं। लेकिन 730 वाली कॉल आपके लिए काम कर जाएगी। 10.5 के भाव पर मिलेगी IRCTC की ये कॉल और लक्ष्य होगा 17 रुपए का। स्टॉप लॉस 6 रुपए का आपको लगा के चलना है। अधिकतम मुनाफा 5,687 का और नुकसान जो होगा 3,937 रुपए का इस कॉल में। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से ठीक ठीक, बहुत मतलब कोई आकर्षक रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, लेकिन ठीक है आपके लिए ये स्ट्रेटजी है ध्वनि की तरफ से। ध्वनि जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। बाजार में हम देख रहे हैं कि प्रेशर थोड़ा सा गहरा है। निफ्टी की जो कमजोरी है वो हो गई है 100 अंकों की और निफ्टी बैंक की जो कमजोरी है वो है 400 अंकों के आसपास की। HDFC बैंक टॉप लूजर है। पिछले 3 सत्र में हमने देखा कि 1700 रुपए के ऊपर के लेवल को होल्ड कर रहा था, लेकिन आज प्रॉफिट टेकिंग आई है और 3 सत्र के बाद हम देख रहे हैं कि फिर से 1700 रुपए के नीचे के भाव है। 1690 रुपए पर यह ट्रेड कर रहा है। मारुति सुजुकी ने अपने ई व्हीकल्स के प्लान को लेकर थोड़े से चेंजेस किए हैं और कुछ हाइलाइट्स हमने आपको बताए थे बाजार खुलने से पहले। 2% की गिरावट इसमें है और ITC पे हैंगओवर है वही टैक्स वाला, लेकिन बहुत कोई गिरावट नहीं है। 1.5% के आसपास ही कमजोरी है। मिड कैप इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश हो रही है मिड कैप इंडेक्स में और रिकवरी हो गई है करीब करीब 400 से 500 अंकों के आसपास की। उसके चलते आप देख रहे होंगे कि अगेन जो चढ़ने वाले शेयरों की संख्या है वो गिरने वाले शेयरों के मुकाबले धीरे धीरे करके अब काफी बेहतर हो रहा है। आप देखिए 50,600 पर है निफ्टी का मिड कैप 100 इंडेक्स और आज का जो लो है 50,225 का है। तो करीब करीब 400 सवा 400 अंकों के आसपास की रिकवरी उसमें आ गई है। 2 शेयर और लेकर आइए जरा स्क्रीन पर, उनकी स्थिति जरा देखते हैं। एक तो आप टाटा टेक लेकर आइए और दूसरा IREDA लेकर आइए। दोनों ये मार्च सीरीज से FNO के पार्ट हो जाएंगे और 28 फरवरी से मार्च सीरीज की शुरुआत हो रही है। टाटा टेक अगर हम ऊपरी स्तरों से देखें तो ये शेयर तकरीबन करेक्ट हुआ है अपने हाई से 40% और पिछले 2-3 सत्र से अब यहां पर धीरे धीरे करके मजबूती आ रही है। टाटा टेक को लेकर अजीत आपसे व्यू जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या करें? काफी पिटा अब 2-3 सत्र से चल रहा है। नया डेवलपमेंट यह है कि FNO में आने वाला है, क्या कोई एक्साइटमेंट बिल्ड होगी उसके चलते? अभिषेक, उस चीजों से थोड़ा बहुत जरूर 1-2 दिन के लिए अगर आप स्टॉक में देखते हैं, बट इवेंचुअली फिर वही आ जाते हैं कि जिस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, ओवरऑल प्लेस्ड है, उसके ही बलबूते आपको स्टॉक मूवमेंट नजर आती है। आप देखेंगे स्टॉक को लिस्टिंग के बाद से जो गिरावट का दौर शुरू हुआ, बीच में एक फेज आया था लास्ट ईयर अब अगस्त मंथ में ही, जो कि एक रिकवरी देखने को मिली थी। उसके बाद से दोबारा से इसमें जो गिरावट हावी है और लगातार हम देख रहे हैं कि स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो कि 20 EMA का, उसी को ही क्रॉस नहीं कर पा रहा है। आज के सेशन में इसने अटेम्प्ट किया है इस चीज को क्रॉस करने का, 760 के पास वो लेवल प्लेस्ड है, बट दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। मेरे हिसाब से 20 EMA एक बार ये रिक्लेम कर लेता है जो कि अभी 760 के प्लस प्लेस्ड है, तब जाके एक डिसाइसिव रिकवरी रिबाउंड की पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कि करीब स्टॉक को 825-850 तक लेके जाए। एज ऑफ नाउ अभी कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं है ट्रेंड रिवर्सल के, पर जिनके पास पोजीशन है वो अभी बने रह सकते हैं 735 के स्टॉप लॉस के साथ। जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं वो 760 के ऊपर ही बाय करें। टाटा टेक को लेकर ये व्यू। IREDA इसको भी लेकर आइए। कल हमने शेयर में तेजी देखी थी IREDA में और आज हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की तेजी है। काफी ज्यादा करेक्ट ये भी शेयर हुआ है। 300 रुपए के ऊपर कंपनी भाव देखे थे, वहां से ये गिरा था और अब फिर से सपोर्ट लेकर चलने की कोशिश है 160 रुपए के भाव से। IREDA इसका भी जरा चेक कर लीजिए अजीत, आप ही बताइए क्या करना है इसमें। अभिषेक देखिए, यहाँ पे भी एक जो अच्छी खासी गिरावट, ऑलमोस्ट 50% आप रिकॉर्ड हाई से करेक्ट कर चुके हैं और मेजर सपोर्ट्स बेसिकली 160 के पास प्लेस से, जिनको टेस्ट करने के बाद ये रिबाउंड देखने को मिल रहा है। पॉसिबिलिटी है कि ये रिबाउंड एक्सटेंड होते हुए नजर आए, करीब 181-82 तक के जोन आपको पॉसिबली आपको देखने को मिल सकते हैं।
क्योंकि पहला हार्ड लो होगा, वो ब्रेक होने के बाद करीब 190 का जोन। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे आप बने रह सकते हैं, 165 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 180 जोन के ऊपर आप 190 तक के लेवल्स के लिए भी वेट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, 190 के लेवल के लिए आप वेट कीजिए, इरडा को होल्ड करके आप चल सकते हैं। बाजार की कमजोरी के बीच भी आज बाजार का जो दिग्गज शेयर है, जो लाखों निवेशकों के पास होगा, करोड़ों निवेशकों के पास होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसमें हम लोअर लेवल से थोड़ी सी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। नरेश जी, रिलायंस पर कोई ट्रेड आप सुझाएंगे? अगर किसी को मान लीजिए 4-6 दिन के लिए कोई ट्रेड लेना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1200 रुपए के ऊपर ये स्टडी है, उसके नीचे गया नहीं और ये बढ़िया से एक बेस फॉर्मेशन हो भी गया, ऐसा लग रहा है। 4 महीने से रफली 1200-1220 के पास ही 4 बॉटम्स है और लास्ट 5 दिन से भी देखे तो 1200-1220 के पास ही बॉटम है। तो लग तो रहा है कि यहाँ से बाउंस हो सकता है, तो 1220 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकता है। 1300-1330 तक का रिकवरी आ सकता है। जो 1330 का भाव है वो इंटरिम हाई है रफली, तो मानना ये है कि यहाँ से अच्छा लगता है बाउंस बैक के लिए। बाउंस बैक के लिए ठीक लग रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर। नरेश जी, केईआई इंडस्ट्रीज चेक कीजिए, ये भी ऊपर से करेक्ट हुआ था शेयर ये, लेकिन कल अच्छी तेजी दिखी, आज उसको मेंटेन करने की भी कोशिश कर रहा है केईआई। केईआई अवॉइडेबल रहेगा क्योंकि लास्ट जो एक 8-10 महीने का रेंज था 3800 से 4800 का, वो ब्रेकडाउन हुआ है इस फॉल में। ऑल्दो ब्रेकडाउन होने के बाद उतना जोर से सेलिंग नहीं आई है, बट 3800 के आसपास रेजिस्टेंस आते रहेगा, तो 3900 के स्टॉप लॉस से एक्चुअल में शॉर्ट बनता है, तो अभी के लिए अवॉइडेबल है। ठीक है, अभी के लिए आपके लिए अवॉइडेबल है केईआई इंडस्ट्रीज। अजीत, आप एक बार जरा इन्फोसिस चेक कीजिए। आईटी वाले शेयरों में हमने कल कमजोरी देखी थी, आज रिबाउंड की कोशिश है, और जब भी हमने ये ट्रेंड देखा है कि आईटी शेयर अगर रिबाउंड करते हैं, इन्फोसिस उनको लीड करता हुआ दिखाई दिया है। ये ऐसा पिछले महीने 2 महीने में ऐसा हमने देखा है। इन्फोसिस के बारे में बताइए, क्या करना चाहिए? कोई ट्रेड बन रहा हो तो ही बताइएगा, नहीं बन रहा छोड़ दीजिए उसको। अभिषेक, देखिए, मैं जो मार्केट को देख रहा हूं अभी, मेरा ये मानना है कि जो 2 की सेक्टर है, बैंकिंग और आईटी, इन दोनों का अलाइनमेंट अगर हो जाएगा तो फिर आप मार्केट में एक डायरेक्शनल मूव देख सकते हैं, जो कि इंडेक्स को एक अच्छी रिकवरी के लिए पोजीशन करेगा। पिछले करीब 3-4 दिनों में, जैसे कि शो की शुरुआत में ही मैंने बताया, कि इन दोनों की अलाइनमेंट ना होने की वजह से बारी बारी ये जरूर आपको एक पॉजिटिव अपटिक दिखा रहे हैं। अगर आप रिकॉर्ड हाई से बात करें गिरावट की, तो दोनों ने ही आउट परफॉर्म किया है निफ्टी इंडेक्स को। तो जब भी रिकवरी का जो दारोमदार है वो इन्हीं दोनों पर है, और आज के सेशन में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस में एक रिकवरी, तो रिकवरी के बाद एक रेंज बेसिकली अभी भी ये फंसा हुआ है। अगर आप देखेंगे पिछले करीब 6-8 महीनों से 1800 से लेकर 1950-2000 तक की एक रेंज बनी हुई है, तो आप उन्हीं लोअर लेवल्स के पास हैं। तो इंट्राडे नहीं, बट हाँ, पोजीशन अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो 1800 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। 1860 पहला टारगेट होगा, उसके बाद करीब 1900 तक के लेवल्स के लिए। ओके, पोजिशनल बेसिस पर यहाँ पर रणनीति बनानी चाहिए। इनफैक्ट इन्फोसिस के चार्ट्स में इंट्राडे या ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस कोई राय फिलहाल नहीं बन रही है, ये मानना है अजीत का। बाजार में वॉलेटिलिटी काफ़ी है और इस वॉलेटिलिटी में मिड कैप प्लेयर्स जो है अपने आप को होल्ड करने की पूरी कोशिश में, मिड कैप इंडेक्स में ही अगर आप देखेंगे पोजिशंस इस वक्त, या कह सकते हैं कि निचले स्तरों से रिकवरी के मोड भी नजर आ रहे हैं। इसमें ऑयल रिफाइनिंग काउंटर सबसे आगे आपको खड़े मिलेंगे, जैसे कि MRPL, चेन्नई पेट्रो, इन स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। एक्सचेंज एंसिलरीज में BSE लिमिटेड, जिसका जिक्र लगातार हम कर भी रहे हैं, कमजोर बाजार में भी BSE लिमिटेड के स्टॉक में हम देख रहे हैं हर दिन इनफैक्ट अच्छी खासी मजबूती के बीच ही ट्रेड्स नजर आते हैं। ये एंट्री पॉइंट्स भी दे जाता है और साथ ही आपको एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर लंबी अवधि के लिए बनाकर रखना है तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तो माना जाता ही है। इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजीज, पेट्रोनेट, LNG, IGL, MGL, ये सारे के सारे स्टॉक्स है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, जिस पर लगातार फोकस है। लेकिन साथ साथ डिफेंसिव्स पर और साथ ही कच्चे तेल से जुड़ी कंपनियां, गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स, इन पर भी नजर होनी चाहिए। और वंस अगेन जियो फाइनेंस को भी रिविजिट करना चाहिए। नरेश जी, गुड मॉर्निंग। जियो फाइनेंस पर आपका टेक मैं जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि आपके रेडार पर भी रहता है। और जियो फाइनेंस की अगर बात करें, आज फाइनेंस रिलेटेड कंपनियों में अच्छा खासा एक्शन है। श्रीराम फाइनेंस की हमने बात भी की थोड़ी देर पहले, लेकिन जियो फाइनेंस के चार्ट्स भी अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। 1.5% के मूव्स 231-232 के लेवल्स पर। जियो फाइनेंस मेरा बाइंग पिक है, क्योंकि अगर हम देखें तो करेक्शन जो हुआ है
390 से लेकर आ गया 220 तक, और जब ये लिस्टिंग हुआ था उसके बाद जो बॉटम बना था वो 200 के आसपास था, फिर एक पहला बाउंस आया था 280, फिर से 200 के आस बॉटम बनी थी, और 200-220 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां से जो लिस्टिंग के बाद का बॉटम बना था, बेस बना था, वहां से तेजी की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे इस लेवल से लगता है कि फिर से 250-280 तक रिकवरी आ सकती है। तो करंट लेवल्स पे भी बाई है और डिप पे भी बाई रहेगा, और स्टॉप लॉस 220 का रहेगा। स्टॉप लॉस गिरावट में खरीदारी की राय जियो फाइनेंस के चार्ट्स पर इस वक्त मिलती हुई 232 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। अजीत, एक राय ऑयल मार्केटिंग, ऑयल फाइनेंसिंग और साथ ही गोल्ड फाइनेंस पर भी आपसे जानना चाहेंगे। कच्चे तेल में छोटे दायरे में कामकाज है, सोने चांदी की कीमतों में तेजी है, सेफ हेवन के तौर पर सोने चांदी पर, प्रेशियस मेटल्स पर लगातार मार्केट पार्टिसिपेंट्स का भरोसा बढ़ रहा है। मुथूट फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, मनापुरम फाइनेंस और साथ ही ऑयल मार्केटिंग या ऑयल रिफाइनिंग पर कच्चे तेल की चाल के चलते अगर कोई राय बनती है। फाइनेंसिंग की बात करें तो डेफिनेटली मुथूट फाइनेंस आउटराइटली एक क्लियर विनर है, जो कि आप देखेंगे स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा है। गिरावट के जो देखिए मामूली सी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली थी, और अभी भी पॉजिटिव टोन बरकरार है। स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के भी ऊपर है, तो हर तरीके से, हर पैमाने पे यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। तो 2220 ये एक ऐसा लेवल है जो कि जब तक ये होल्ड करेगा तब तक आप पॉजिटिव बायस में बना रहेगा, ग्रेजुअली रिकवरी देखने को मिलेगी। अपसाइड पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बिकॉज आप रिकॉर्ड हाइस के पास हैं, बट एज पर द रेंज जो कि लास्ट कंसोलिडेट हुआ है, करीब 2400 तक के टारगेट्स यहाँ पे एंटिसिपेटेड है कि आपको जल्दी ये देखने को मिल सकते हैं। तो मुथूट फाइनेंस डेफिनेटली यहाँ पे आप फोकस में रखने की। ओएमसीज की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे भी जैसे आपने बताया कि क्रूड में नरमी के कारण थोड़ा सा रिकवरी का दौर, बट ये अभी भी अपनी शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक 260 का जोन जो है बीपीसीएल के लिए, अगर वो निकल पाएगा तब एक अच्छी रिकवरी जो करीब 270-275 तक के लेवल तक ले जा सकती है। सेम होल्ड ट्रू फॉर आपका हिंद पेट्रो, जो कि करीब करीब 335 का जोन है, जिसके लिए वो क्रॉस करने के बाद इसमें तेजी आएगी, और फॉर आईओसी ये जोन करीब 123 पे आता है। तो अभी के लिए मुथूट फाइनेंस इन सभी में से सबसे बेस्ट कैंडिडेट लगता है लॉन्ग ट्रेड के लिए। चलिए, ये एक राय गोल्ड फाइनेंसिंग और साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। बाजार की चाल को अगर आप देखेंगे, मिड कैप में अभी लेवल्स इंटैक्ट है, हरे निशान के साथ। ब्रॉडर मार्केट्स फिर भी नजर आएंगे, बेंचमार्क्स के मुकाबले हम देख रहे हैं इस वक्त ब्रॉडर मार्केट्स में एक्टिविटी ज्यादा होती हुई।